क्या होगा अगर एक साधारण जॉब चेंज आपकी पूरी किस्मत बदल दे? क्या होगा अगर नई नौकरी के साथ जाग उठे एक प्रलयकारी शक्ति? स्वागत है जॉब शिफ्ट राइज ऑफ द प्रलय सर्पेंट की दुनिया में, जहां फैंटेसी और साइंस फिक्शन मिलकर रचते हैं एक ऐसा ब्रह्मांड जो कल्पना से भी परे है। एक आम इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में उलझा हुआ, लेकिन एक अनजाने जॉब शिफ्ट के बाद उसकी जिंदगी जुड़ जाती है एक रहस्यमयी सिस्टम से, और उसी पल जाग उठता है ड्रैगन प्रलय सर्प, एक प्राचीन विनाशकारी हरा ड्रैगन जिसकी शक्ति पूरी दुनिया को मिटा सकती है। लेकिन ये सिर्फ विनाश की कहानी नहीं है, ये है विकास, शक्ति और भाग्य के टकराव की कहानी। हर मिशन के साथ उसके स्टैट्स बढ़ते हैं, नई स्किल्स अनलॉक होती हैं, हिडन पावर्स सामने आती हैं। उसके साथ खड़ी है एक शक्तिशाली और निडर महिला योद्धा, सिर्फ साथी नहीं बल्कि उसकी बराबरी की ताकत। दोनों मिलकर उतरते हैं एक ऐसी जंग में जहां हाई वोल्टेज एंशिएंट पावर्स और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी टकराते हैं। हाई वोल्टेज हाई टेक बैटल सूट्स और सिस्टम एबिलिटीज का विस्फोट होता है। हाई वोल्टेज हिडन डायमेंशंस और अननोन एनिमीज सामने आते हैं। हाई वोल्टेज हर एपिसोड के साथ शक्ति का स्तर कई गुना बढ़ता है। जैसे जैसे प्रलय सर्प जागता है, वैसे वैसे नायक के अंदर भी जागती है एक नई महत्वाकांक्षा। क्या ये शक्ति दुनिया को बचाएगी या खुद दुनिया के लिए खतरा बन जाएगी? ये कहानी है पावर, डेस्टिनी और अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन की। ये कहानी है एक साधारण इंसान के असाधारण बनने की। अगर आपको पसंद है फायर सिस्टम बेस्ड एवोल्यूशन, फायर एपिक ड्रैगन्स, फायर साइफाई जोर फैंटेसी यूनिवर्स, फायर पावर ग्रोथ जर्नी, फायर सिनेमैटिक बैटल्स, तो ये सीरीज आपके लिए ही बनी है। स्पीच बलून अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं, आपके कमेंट्स हमें और भी ज़्यादा मोटिवेटेड करते हैं। थम्स अप का चिन्ह, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, बेल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी एपिसोड मिस ना हो। हेडफोन, बहुत जल्द हम इस सीरीज़ की सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऑडियो सीरीज़ भी अपलोड करने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और इस महायात्रा का हिस्सा बनिए। स्वागत है फैंटेसी नॉवल वर्ल्ड में, जहां कहानियां नहीं बनती बल्कि लेजेंड्स जागते हैं। ड्रैगन वन रॉकेट फैंटेसी नॉवेल प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अब शुरू। हेडफोन फायर, आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। आज से फैंटेसी नॉवेल प्रीमियम ऑडियो सीरीज का सब्सक्रिप्शन आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है। मनी, अब हर दिन मिलेगा आपको एक्सक्लूसिव प्रीमियम कंटेंट सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पर। मनी बैक सब्सक्रिप्शन प्लान, 1 महीना -149 रुपये, 3 महीने -399 रुपये, 6 महीने -749 रुपये, 1 साल -1299 रुपये। कैलेंडर, हर दिन नए एपिसोड टेलीग्राम चैनल पर। 1 शेड्यूल, स्मॉल डायमंड दिन 1 टैलेंट थीफ के एपिसोड, स्मॉल डायमंड दिन 2 मजबूरी का अमीर आरव के एपिसोड, स्मॉल डायमंड इसके बाद रोजाना बारी बारी से शफल फॉर्मेट, यानी हर दिन मिलेगा नया और ताज़ा कंटेंट। फायर स्पेशल अपडेट, अगर द डिवाइन बीस्ट ईरा, जॉब शिफ्ट, राइज ऑफ प्रलय सर्पेंट और लॉर्ड ऑफ सेक्रेड वाटर को आप लोगों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलता है, तो ये सीरीज भी बहुत जल्द प्रीमियम मेंबरशिप में जोड़ दी जाएंगी। मनी, न कोई देरी न कोई इंतजार, सिर्फ दमदार और लगातार ऑडियो स्टोरी टेलिंग। सेल फोन विद एरो, तुरंत अपडेट और सब्सक्रिप्शन डिटेल्स के लिए हमारे फैंटेसी नॉवल वर्ल्ड टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज करें। मनी प्रीमियम मेंबर्स को मिलेगा सबसे पहले एक्सेस, रोज नए एपिसोड, हाई क्वालिटी ऑडियो, एक्सक्लूसिव कंटेंट। अब वक्त है लेवल अप करने का। टक्कर, आज ही फैंटेसी नॉवेल प्रीमियम ज्वाइन करें और इस लेजेंडरी सफर का हिस्सा बने। रॉकेट फायर, अध्याय 61, अहंकार का अधिकार। योगेश प्रसाद शर्मिंदा महसूस कर रहे थे और कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी किरण थर्ड आंट पहले से ही भयभीत होकर उनकी आस्तीन खींच रही थी। उनके साथ खड़े दोनों बच्चे भी घोर आतंक में योगेश के पीछे छिप गए थे। योगेश ने रुद्रांश की ओर एक नज़र डाली, जिसने पहले ही उल्टी गिनती काउंटडाउन शुरू कर दी थी। हार मानकर और पूरी तरह से हताशा के साथ वह मुड़ा और वहां से जाने लगा। वे मूल रूप से बड़ों के रूप में अपनी स्थिति का सहारा लेकर इस रुद्रांश से लाभ उठाने के इरादे से आए थे। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने सुना था कि शहर प्रशासन और राज्य सरकार रुद्रांश को विभिन्न प्रकार के पुरस्कार दे रहे हैं। नंदापुर राज्य शिक्षा ब्यूरो, सूर्यवंशम शिक्षा ब्यूरो, बड़ी कंपनियां और धनी परिवारों ने घोषणा की थी कि वे रुद्रांश को उदार पुरस्कार प्रदान करेंगे। जगदीश प्रसाद और योगेश ने घोषणाओं में सूचीबद्ध उपहारों की सूची के आधार पर गणना की थी। उनका प्रारंभिक अनुमान था कि ये उपहार कम से कम 10 अरब स्वर्ण मुद्राओं के बराबर थे। यह मत सोचिए कि यह अतिशयोक्ति है, क्योंकि कहा जा रहा था कि इसमें कई ए श्रेणी के जादुई कौशल ग्रंथ, स्किल बुक्स शामिल थे। इस तरह की चीज़ें केवल बड़े शहरों में ही खरीदी जा सकती हैं, और मुख्य बात यह है कि वे अक्सर स्टॉक में नहीं होती। कभी कभी आपके पास पैसा होने पर भी आप उन्हें नहीं खरीद सकते। इसके अलावा जगदीश और योगेश ने हाल ही में कई धनी परिवारों और कंपनियों से उपहार भी स्वीकार किए थे, क्योंकि उन्होंने रुद्रांश के रिश्तेदार होने का दावा किया था।
मोटे तौर पर ये राशि करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं तक पहुंच गई थी। उनके परिवार ने कभी एक साथ इतनी स्वर्ण मुद्राएं नहीं देखी थीं। ये दोनों भाई आमतौर पर जंगल में राक्षसों को मारने जाते थे और उन्हें सोने के सिक्कों में बदलते थे, जिससे वे महीने में केवल 8,000 स्वर्ण मुद्राएं ही कमा पाते थे। कभी कभी अगर उनकी किस्मत खराब होती तो उनकी मासिक आय केवल 5 या 6,000 स्वर्ण मुद्राएं ही रह जाती थी। अब केवल रुद्रांश के रिश्तेदार होने के नाते उन्हें इतना लाभ मिल रहा था। अगर वे इस रुद्रांश को अपने वश में कर लेते तो वे तुरंत रईस बन जाते। यही कारण था कि वे यहाँ आए थे। चूंकि रुद्रांश का पारिवारिक पंजीकरण हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन लंबे समय से जगदीश के परिवार के नाम पर था, इसलिए उन्होंने अपना पंजीकरण दस्तावेज दिखाया, जिसके कारण सोसाइटी के सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रुद्रांश की हवेली में रहने की अनुमति दे दी थी। योगेश के परिवार को दुखद अवस्था में जाते हुए और बेहोश जगदीश के परिवार को ले जाते हुए देखते हुए रुद्रांश दर्शकों के समूह की ओर मुड़ा और ठंडे स्वर में बोला, आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में इन जानवरों पर बहुत पैसा लुटाया होगा, है ना? वहां मौजूद लोगों ने जल्दी जल्दी सिर हिलाया। क्या ये सही नहीं था? न केवल उन्होंने पैसा फेंका था, बल्कि वे तो लोक सुंदरियां भी भेजने की योजना बना रहे थे। जगदीश और उस बूढ़े थर की योगेश ने तो गुप्त रूप से इन धनी परिवारों से कहा था कि वे उनके साथ शराब पीने और रात बिताने के लिए कुछ सुंदर लड़कियों को भेजें। वापस जाओ और अपने मालिकों या परिवार के मुखियाओं से कह दो कि यह मेरी इच्छा है। जगदीश प्रसाद और योगेश प्रसाद के परिवारों को दिए गए सभी पैसे और सामान वापस ले लो, अन्यथा मैं रुद्रांश आपके धनी परिवारों या उद्यमों से कोई भी उपहार स्वीकार नहीं करूंगा, और मेरे साथ कोई भी संबंध बनाने के बारे में सोचना भी मत। रुद्रांश का स्वर बहुत ऊंचा और अत्यंत अहंकारी था, लेकिन इस समय वह वास्तव में अहंकार करने का हकदार था। यहाँ तक कि ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह सूर्यवंशम शहर के सभी धनी परिवारों को नीचा दिखाने की योग्यता रखता था। इस योद्धाओं की दुनिया में स्नातक परीक्षा का प्रांतीय महाविद्वान प्रोविंशियल टॉप स्कॉलर इतना ही प्रभावशाली होता है। बेशक बड़े शहरों में गहरी जड़ों वाले प्राचीन परिवारों की नज़रों में रुद्रांश जैसा महाविद्वान कुछ भी नहीं है। आखिरकार किस सुपर परिवार के पास स्तर 100 का चतुर्थ परिवर्तित योद्धा नहीं होता? लेकिन सूर्यवंशम जैसे शहर में, जहां सबसे उच्च स्तर के योद्धा केवल 60 के दशक में हैं, रुद्रांश वास्तव में शेर की तरह घूम सकता है। ये सुनने के बाद लोगों के समूह ने जल्दी से सहमति में सिर हिलाया। चिंता न करें, मैं तुरंत किसी को भेजकर सब कुछ वापस मंगवा लूंगा। उन्हें एक भी पैसे का लाभ नहीं मिलेगा। सभी ने अपनी छाती इतनी जोर से पिटी कि उसकी आवाज़ आसमान तक पहुंच गई। लोग कहते हैं कि दिए हुए उपहार गिरे हुए पानी की तरह होते हैं, जिन्हें वापस लेना असंभव है। लेकिन इन धनी परिवारों और बड़ी कंपनियों के पास जगदीश और योगेश के परिवारों से सब कुछ उगलवाने के हजारों तरीके थे। उन्हें सहमत होते देख रुद्रांश ने अंततः सिर हिलाया। अगर जगदीश और योगेश के परिवारों को उसकी वजह से लाभ मिलता तो रुद्रांश को खुद से घृणा होती। अभी कुछ देर पहले रुद्रांश के मन में वास्तव में उन दोनों परिवारों को खत्म करने का विचार आया था। उन्हें खुश होना चाहिए कि यह जंगल नहीं था, बल्कि शहर का मुख्य क्षेत्र था और वहां गवाह मौजूद थे। अन्यथा अगर इन जानवरों के परिवार जीवित बच जाते तो रुद्रांश सूर्यवंशम शहर के चारों ओर उल्टा होकर चलता। रुद्रांश ने धीरे से एक लंबी सांस छोड़ी। जी, नव्या ने अपने मालिक की उग्र भावनाओं को महसूस किया और रुद्रांश की गोद से अपना नन्हा सिर बाहर निकाला, अपनी प्यारी मुनिक जैसी आंखों से उसे निहारने लगी। कुछ नहीं, बस कुछ कचरे जैसे लोगों ने मूड खराब कर दिया। रुद्रांश ने प्यार से नव्या का सिर सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा। जी। नव्या ने तुरंत अपना छोटा सिर ऊंचा किया, ये संकेत देते हुए कि यदि भविष्य में किसी ने भी मालिक को दुखी करने की हिम्मत की तो वह कार्रवाई करेगी और सुनिश्चित करेगी कि वे लोग बिना किसी निशान के मिटा दिए जाएं। रुद्रांश ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अगर ये कचरे के टुकड़े दूसरी बार मेरे सामने आने की हिम्मत करेंगे तो वे निश्चित रूप से मारे जाएंगे। अभी जब रुद्रांश के मन में जगदीश को मारने का विचार आया था तो वह थोड़ा हिचकिचाया था। ये संभवतः इस शरीर के पिछले मालिक की यादों का प्रभाव था। मूल स्वामी का व्यक्तित्व बहुत कोमल और दयालु था और वह बहुत दब्बू था। रुद्रांश ने इस प्रभाव को मूल स्वामी की इस दुनिया में बची हुई आखिरी इच्छा के रूप में देखा। अगली बार यदि जगदीश और योगेश के परिवार फिर से सामने आए तो वह दया नहीं दिखाएगा। उसका इन नीच लोगों से कोई खून का रिश्ता नहीं था। चयन की घड़ी। हवेली में लौटकर स्नान करने के बाद धीरे धीरे रात गहरा गई। ये हवेली वास्तव में अच्छी थी। इसमें एक छोटा निजी अभ्यास क्षेत्र, ट्रेनिंग ग्राउंड भी था। रुद्रांश अभी भी अपने दैनिक अभ्यास की दिनचर्या पर कायम था। उसकी असाधारण युद्ध क्षमता और जागरूकता, जो उसके साथियों से कहीं अधिक थी, जन्मजात नहीं बल्कि निरंतर अभ्यास से प्राप्त हुई थी। जब से उसने इस दुनिया में कदम रखा था, रुद्रांश हर दिन स्कूल के बाद अभ्यास क्षेत्र में शारीरिक और युद्ध प्रशिक्षण के लिए रुकता था। प्रधानाचार्य और शिक्षकों ने ये सब अपनी आंखों से देखा था। अभ्यास समाप्त करने के बाद उसने स्नान किया और सो गया। उसे कल स्कूल जाना था।
क्योंकि देश की प्रमुख युद्ध अकादमियों कॉम्बैट अकेडमीज के प्रवेश शिक्षक पहले ही सूर्यवंशम शहर पहुंच चुके थे। वे विशेष रूप से रुद्रांश जैसे चोटी के छात्र को अपनी संस्था में शामिल करने के लिए यहां आए थे। रात बिना किसी घटना के शांति से बीत गई। अगली सुबह जब रुद्रांश ने तैयार होकर नाश्ता किया तो हवेली के बाहर एक कार पहले से ही खड़ी थी। ये कार विशेष रूप से रुद्रांश को लेने और उसे स्कूल ले जाने के लिए भेजी गई थी। नाश्ता करने के बाद रुद्रांश कार में बैठ गया और विद्यालय नंबर 1 की ओर चल दिया। विद्यालय नंबर 1 का दृश्य। विभिन्न अकादमियों के प्रवेश शिक्षक पहले ही भवन संख्या 3 के सम्मेलन कक्ष कॉन्फ्रेंस रूम में एक एक करके पहुंच चुके थे। शीर्ष अकादमियों टॉप अकेडमीज के शिक्षकों के अलावा कुछ प्रमुख की और प्रथम श्रेणी की अकादमियों के शिक्षक भी वहां मौजूद थे। प्रधानाचार्य विजय भार्गव स्वयं उनकी मेजबानी कर रहे थे। उनके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी। ये ज्ञात होना चाहिए कि यह सम्मेलन कक्ष पहली बार इतनी बड़ी संख्या में अकादमियों के प्रवेश शिक्षकों का स्वागत कर रहा था। हर कोई जानता था कि ये सभी दिग्गज शिक्षक केवल रुद्रांश के लिए यहाँ आए थे। प्रधानाचार्य विजय भार्गव ने अत्यंत सावधानी और सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। आर्यावर्त के 5 सबसे बड़े विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि भी वहां मौजूद थे, जिनमें इंद्रप्रस्थ युद्ध विश्वविद्यालय, तक्षशिला अकादमी, विक्रमशिला युद्ध संस्थान, नालंदा जादुई पीठ और सोमनाथ शौर्य विद्यालय के नाम शामिल थे। विजय भार्गव ने मन ही मन सोचा, रुद्रांश, आज तुम्हारा भविष्य तय होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम सही चुनाव करोगे। तभी कार स्कूल के मुख्य द्वार पर रुकी और रुद्रांश अपनी चिरपरिचित शांत मुद्रा में बाहर निकला। उसकी गोद में नव्या लिपटी हुई थी, जो दुनिया की नज़रों में महज एक छोटी नागिन थी, पर रुद्रांश के लिए उसकी पूरी दुनिया। जैसे ही रुद्रांश सम्मेलन कक्ष की ओर बढ़ा, गलियारे में खड़े अन्य छात्र उसे विस्मय और सम्मान की नज़रों से देख रहे थे। आर्यन और आकाश जैसे लोग, जो कभी उसे तुच्छ समझते थे, अब गलियारे के कोनों में दुबक कर उसे जाते हुए देख रहे थे। सम्मेलन कक्ष का दरवाज़ा खुला और रुद्रांश ने भीतर कदम रखा। भीतर का वातावरण अचानक शांत हो गया। 5 शीर्ष विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों की नज़रें रुद्रांश पर जम गईं। वे उसे एक छात्र की तरह नहीं, बल्कि एक बेशकीमती रत्न की तरह देख रहे थे। तो यही है वह पशु स्वामी जिसने दिव्य दमन स्तंभ का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तक्षशिला अकादमी के एक वरिष्ठ शिक्षक ने अपनी सफ़ेद दाढ़ी सहलाते हुए पूछा। रुद्रांश ने शांति से सिर झुकाकर अभिवादन किया। उसे पता था कि यहाँ से उसका एक नया सफ़र शुरू होने वाला है, एक ऐसा सफ़र जो उसे आर्यावर्त के शिखर तक ले जाएगा। क्या रुद्रांश इन 5 दिग्गज विश्वविद्यालयों में से किसे चुनेगा? क्या कोई विश्वविद्यालय उसे ऐसा प्रस्ताव देगा जिसे वह ठुकरा न सके? और नव्या की शक्ति का अगला स्तर क्या होगा? अध्याय 62, प्रवेश की आवश्यकता नहीं। आर्यावर्त में कुल 5 शीर्ष युद्ध अकादमियां हैं, जिन्हें पंचतत्वपीठ के नाम से जाना जाता है। तारांकन इंद्रप्रस्थ युद्ध विश्वविद्यालय अकेडमी, तारांकन तक्षशिला शौर्यपीठ अकेडमी, तारांकन सप्तर्षि ज्ञान केंद्र 7 स्टार्स अकेडमी, तारांकन विक्रमशिला सामरिक संस्थान अकेडमी, तारांकन विश्वमाइत्री योद्धा अकादमी मोस्टडर्स अकेडमी। इनमें से यह विश्वमाइत्री योद्धा अकादमी आर्यावर्त और विदेशी शक्तियों के संयुक्त प्रयासों से स्थापित की गई थी। इन 5 शीर्ष संस्थानों के प्रवेश प्रतिनिधि मेंटर्स सम्मेलन कक्ष की पहली पंक्ति में बैठे बड़े आराम से चाय की चुस्कियां ले रहे थे। भले ही ये केवल प्रवेश विभाग के प्रतिनिधि थे, फिर भी इनका स्तर 80 या 90 के आसपास था। ये तो केवल प्रशासनिक कार्यों को संभालने वाले शिक्षक थे। यदि वे वास्तविक युद्ध शिक्षक कॉम्बैट मेंटर्स होते, तो वे निश्चित रूप से स्तर 100 के चतुर्थ परिवर्तित थर्ड एडवांसमेंट 4 टर्न दिग्गज होते। यही एक शीर्ष अकादमी की शिक्षण शक्ति की पहचान है। इसकी तुलना किसी भी सामान्य अकादमी से करना असंभव है। वहाँ अन्य कुछ प्रमुख अकादमियाँ भी उपस्थित थीं, जैसे कि मलयगिरी पीठ हिमशिखर संस्थान और स्वर्णधूल अकादमी। लेकिन उनका लक्ष्य रुद्रांश नहीं था। उनका ध्यान उन अन्य नए छात्रों पर था जिनके अंक अच्छे थे। वे जानते थे कि नंदापुर राज्य के महाविद्वान प्रोविंशियल टॉप स्कॉलर के लिए तो शीर्ष 5 अकादमियों के बीच ही घमासान युद्ध होगा। जब कल दोपहर परिणामों की घोषणा हुई थी, तो पूरे नंदापुर राज्य में भूकंप सा आ गया था। वे छात्र, जिन्हें राज्य का शीर्ष विद्वान माना जा रहा था, सूर्यवंशम शहर के उस सामान्य से लड़के रुद्रांश का मुकाबला तक नहीं कर पाए। ये प्रतियोगिता के इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर था। इतना ही नहीं, शहर के भूमिगत सट्टेबाजी बाजारों अंडरग्राउंड कसिनोज में तो मातम पसरा हुआ था। जुआरियों के लिए वार्षिक स्नातक परीक्षा सट्टेबाजी का एक बड़ा अवसर होती है। लेकिन किसने सोचा था कि अंतिम परिणाम ऐसा निकलेगा? जिस बुकीक ने सट्टा लगवाया था, उसने रातों रात अरबों की संपत्ति बना ली, क्योंकि किसी ने भी रुद्रांश पर दांव नहीं लगाया था। कई जुआरी तो कल रात ही सदमे में ऊंची इमारतों से कूद गए थे। कुछ लोग रुद्रांश के परिवार को कोस रहे थे, तो कुछ ने तो उसके नाम पर सुपारी तक निकाल दी थी। रुद्रांश प्रसिद्ध तो हुआ ही था, पर साथ ही वह अनचाहे खतरों के घेरे में भी आ गया था। कल परिणाम आए और आज ये शिक्षक हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके सूर्यवंशम जैसे छोटे शहर में पहुंच चुके थे।
इस जादुई दुनिया में, जहां खेल के मानचित्र वास्तविकता में उतर चुके हैं, धरती का क्षेत्रफल कई गुना बढ़ चुका है। लेकिन अंतरिक्ष स्थानांतरण केंद्रों टेलीपोर्टेशन स्टेशंस के कारण लाखों किलोमीटर की दूरी भी अब एक दिन में तय की जा सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि स्नातक परीक्षा के लाइव प्रसारण की रिकॉर्डिंग करना या उसे प्रसारित करना सख्त मना है। परीक्षा स्थल में प्रवेश करने वाले प्रत्येक दर्शक की गहन जांच की जाती है और किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक या जादुई उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होती। यही कारण है कि रुद्रांश के युद्ध का कोई भी वीडियो इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं था। लेकिन सूर्यवंशम के ऑनलाइन मंचों पर रुद्रांश के बारे में चर्चाएं चरम पर थीं। विवरण और विवाद। शिक्षक इतनी जल्दी पहुंच गए थे कि रुद्रांश के युद्ध का डेटा अभी तक अकादमियों के मुख्य सभा तक नहीं पहुंचा था। इसलिए ये प्रतिनिधि अभी भी रुद्रांश की क्षमताओं से पूरी तरह अनभिज्ञ थे। उन्हें बस इतना पता था कि वह राज्य का महाविद्वान है। प्रधानाचार्य विजय भार्गव जी, कृपया रुद्रांश की बुनियादी जानकारी हमारे सामने लाएं। हम इतनी जल्दबाजी में आए हैं कि यह कहना भी हास्यास्पद है कि हमें इस मेधावी छात्र के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं है। विश्वमाइत्री योद्धा अकादमी का प्रतिनिधि एक विदेशी व्यक्ति था जिसका नाम ह्यूबर्ट इज था। वह स्तर 92 का एक मंत्र सम्राट लॉ एम्परर था। मंत्र सम्राट एक जादूगर का तीसरा उन्नत रूप होता है, जबकि दूसरा रूप महामंत्रज्ञ ग्रैंड मैजिस्टर कहलाता है। जी अवश्य, मैं तुरंत रुद्रांश का विवरण प्रस्तुत करता हूँ। विजय भार्गव ने सिर हिलाया। जल्द ही रुद्रांश की जानकारी की फाइलें प्रत्येक शिक्षक को वितरित कर दी गईं। लेकिन जैसे ही इन प्रतिनिधियों ने रुद्रांश की जानकारी पर नजर डाली, उनमें से अधिकांश के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। विशेष रूप से ह्यूबर्ट के चेहरे के भाव बिगड़ने लगे। दस्तावेजों पर स्पष्ट रूप से लिखा था, रुद्रांश का अनुबंधित पालतू जीव नन्ही हरी नागिन, द्वितीय श्रेणी साधारण जीव। यह क्या मजाक है। जब उन्होंने देखा कि रुद्रांश का पेशा पशु स्वामी बीस्ट मास्टर है, तो उनकी आंखों में पहले चमक आई थी। उन्होंने सोचा था कि स्नातक परीक्षा का महाविद्वान बनने वाले पशु स्वामी के पास कम से कम एक उच्च स्तरीय आध्यात्मिक पशु स्पिरिट बीस्ट तो होगा ही। आखिरकार पशु स्वामी को दुनिया का सबसे कमजोर पेशा माना जाता है। शक्ति की रैंकिंग में ये हमेशा सबसे नीचे रहता है। इसके कमजोर होने के 3 मुख्य कारण हैं। तारांकन अनुभव का बंटवारा। योद्धा को अपने अनुभव अंक अपने जीव के साथ साझा करने पड़ते हैं, जिससे स्तर बढ़ने की गति अत्यंत धीमी हो जाती है। तारांकन आत्मरक्षा का अभाव। स्वामी के पास स्वयं के हमले के कौशल बहुत कम होते हैं। वह पूरी तरह अपने जीव पर निर्भर होता है। तारांकन जीव की महत्ता। पशु स्वामी की शक्ति उसके जीव से तय होती है। यदि जीव शक्तिशाली है तो स्वामी शक्तिशाली है, यदि जीव कचरा है तो स्वामी भी कचरा ही माना जाएगा। प्रतिनिधियों ने सोचा था कि रुद्रांश के पास कोई दुर्लभ जीव होगा, लेकिन द्वितीय श्रेणी का साधारण जीव। विजय भार्गव ने शिक्षकों के चेहरों पर उलझन देखी तो उन्होंने तुरंत स्पष्टीकरण दिया, महानुभावों, इस छात्र रुद्रांश की नागिन का रक्त वंश उत्परिवर्तित म्यूटेटेड है। इसे केवल एक साधारण जीव न समझें, इसकी युद्ध शक्ति किसी स्त्रोत पशु सोज बीस्ट से कम नहीं है। सच में, शिक्षकों के स्वर में संदेह था। विश्वमाइत्री अकादमी के ह्यूबर्ट ने अपना सिर हिलाया और भारी आवाज में कहा, बकवास। एक द्वितीय श्रेणी का साधारण जीव, चाहे उसका रक्त कितना भी उत्परिवर्तित क्यों न हो जाए, वह अधिक से अधिक एक रहस्यमयी पशु मिस्टिक बीस्ट बन सकता है। उसकी तुलना एक स्त्रोत पशु से कैसे की जा सकती है। ह्यूबर्ट की बात पर अन्य कई प्रतिनिधियों ने भी सहमति में सिर हिलाया। केवल इंद्रप्रस्थ युद्ध विश्वविद्यालय की महिला शिक्षिका, जिनका नाम गागी था, उस जानकारी के पन्ने को सोच समझकर देख रही थी और कुछ नहीं बोली। शिक्षक ह्यूबर्ट, मैं सच कह रहा हूँ। विजय भार्गव ने अपनी बात जारी रखने की कोशिश की। प्रधानाचार्य जी, शांत हो जाए। मैं रुद्रांश की प्रतिभा या ताकत को नकार नहीं रहा हूँ। ह्यूबर्ट ने हाथ हिलाकर उन्हें शांत किया। ये तथ्य कि छात्र रुद्रांश एक साधारण नागिन के साथ अनुबंध होने के बावजूद नंदापुर राज्य का महाविद्वान बना, उसकी अपनी क्षमता को दर्शाता है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि एक पशु स्वामी के लिए उसका पहला जीव कितना महत्वपूर्ण होता है। ह्यूबर्ट ने कड़े शब्दों में कहा, मैं अपनी बात स्पष्ट कर देता हूँ। रुद्रांश को उस नन्ही नागिन के साथ अपना अनुबंध तुरंत तोड़ना होगा। यदि वह ऐसा करता है तो हमारी विश्वमाइत्री अकादमी उसे एक 5वीं श्रेणी का आध्यात्मिक पशु उपहार में देगी। अन्यथा हम यहाँ से तुरंत प्रस्थान कर देंगे। जैसे ही ये शब्द ह्यूबर्ट के मुंह से निकले, उसके साथ आए कुछ वरिष्ठ छात्रों ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। शिक्षक ह्यूबर्ट बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतनी प्रतिभा और शक्ति होने के बावजूद एक कचरा जीव के साथ अनुबंध रखना मूर्खता की पराकाष्ठा है। उसे अनुबंध तोड़ना ही होगा, वरना हमारे गौरवशाली संस्थान में उसके लिए कोई जगह नहीं है। पशु स्वामियों के लिए स्तर बढ़ाना वैसे ही कठिन है, ऊपर से वह अपने अनुभव का आधा हिस्सा एक साधारण नागिन पर बर्बाद कर रहा है। क्या यह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना नहीं है? ये वे छात्र थे जो अगले सत्र में अपने दूसरे वर्ष में प्रवेश करने वाले थे।
वे इन शिक्षकों के साथ नए छात्रों की भर्ती करने और बदले में कुछ क्रेडिट अर्जित करने आए थे। ह्यूबर्ट के शब्द बहुत कठोर थे। या तो अनुबंध तोड़ो या विश्वमाइत्री अकादमी का द्वार सदा के लिए बंद समझो। उनके अनुसार ऐसा व्यक्ति जो अपनी प्रतिभा को बर्बाद करने पर तुला हो, वह अपनी हठधर्मिता की कीमत जल्द या बाद में चुकाएगा ही। रुद्रांश का प्रवेश। ठीक उसी समय सम्मेलन कक्ष का भारी दरवाजा खुला। रुद्रांश भीतर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर वही चिरपरिचित शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी बाहों में नव्या लिपटी हुई थी। ह्यूबर्ट और अन्य छात्रों की बातें उसके कानों तक पहुंच चुकी थीं। रुद्रांश ने ह्यूबर्ट की ओर देखा, फिर कमरे में बैठे अन्य प्रतिनिधियों की ओर। वातावरण में एक भारी तनाव व्याप्त हो गया। अनुबंध तोड़ना। रुद्रांश की आवाज़ धीमी थी, पर उसमें एक गूंज थी जिसने पूरे कमरे को शांत कर दिया। हाँ, ह्यूबर्ट ने गर्व से कहा, एक मेधावी छात्र के लिए यह सही निर्णय होगा। हम तुम्हें वह शक्ति देंगे जो यह नागिन कभी नहीं दे सकती। रुद्रांश थोड़ा मुस्कुराया। उसने नव्या के सिर को सहलाया, जो ह्यूबर्ट की ओर देखकर फुफकार रही थी। शिक्षक ह्यूबर्ट, आपने मेरी प्रतिभा की बात की, लेकिन आपने शायद यह नहीं देखा कि इस साधारण नागिन ने मुझे उस मुकाम तक पहुंचाया है जहां आप खुद चलकर मुझसे मिलने आए हैं। रुद्रांश ने गागी इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की प्रतिनिधि की ओर देखा, जो उसे कौतूहल से देख रही थीं। फिर उसने ह्यूबर्ट की ओर अपनी नज़रों को वापस मोड़ा। मुझे किसी ऐसी अकादमी में जाने की आवश्यकता नहीं है जो मेरे साथी की कीमत को नहीं पहचान सकती। यदि आपकी शर्त मेरा और मेरी नव्या का साथ छुड़ाना है, तो मेरा उत्तर बहुत सरल है। रुद्रांश ने एक क्षण का विराम लिया और फिर दृढ़ता से कहा, मुझे आपके प्रवेश की आवश्यकता नहीं है। पूरा सम्मेलन कक्ष सन्न रह गया। विजय भार्गव का मुंह खुला का खुला रह गया। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक छात्र आर्यावर्त की शीर्ष 5 अकादमियों में से एक को इस तरह ठुकरा देगा। ह्यूबर्ट का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम अपनी औकात भूल रहे हो लड़के। तुम एक सुनहरे भविष्य को ठुकरा रहे हो। भविष्य मैं खुद बनाऊंगा, रुद्रांश ने शांति से कहा। नव्या के साथ। तभी गागी अपनी सीट से उठी। उनकी आंखों में प्रशंसा का भाव था। रुद्रांश, तुम्हारी निष्ठा सराहनीय है। इंद्रप्रस्थ युद्ध विश्वविद्यालय में हमें ऐसे ही दृढ़ निश्चयी योद्धाओं की आवश्यकता है। हमारे यहाँ ऐसी कोई शर्त नहीं है। हम तुम्हें और तुम्हारी नव्या को उसी रूप में स्वीकार करेंगे जैसे तुम हो। ह्यूबर्ट ने गागी की ओर गुस्से से देखा, पर गागी ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। रुद्रांश, क्या तुम हमारे साथ जुड़ना चाहोगे? रुद्रांश ने गागी की आंखों में देखा और महसूस किया कि वहां सम्मान है, लालच नहीं। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। क्या रुद्रांश इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को स्वीकार करेगा? और ह्यूबर्ट का अपमान क्या रुद्रांश के लिए नई मुसीबतें खड़ी करेगा? अध्याय 63। मेरा इंद्रप्रस्थ युद्ध विश्वविद्यालय तुम्हें चाहता है। उस समय सम्मेलन कक्ष में सन्नाटा छा गया था। अन्य अकादमियों के प्रवेश शिक्षक कुछ नहीं बोले, लेकिन उनमें से अधिकांश ह्यूबर्ट इसके बयान से सहमत थे। उनके तर्क के अनुसार रुद्रांश के लिए अभी भी समय था कि वह किसी अन्य शक्तिशाली दिव्य जीव के साथ नया अनुबंध कर ले। यदि वह भविष्य में उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद अनुबंध तोड़ता, तो उसे नए जीव को शून्य से प्रशिक्षित करना पड़ता, जो समय की बर्बादी होती। बेशक रुद्रांश को इस नन्ही हरी नागिन को छोड़ने के लिए कहना उनकी नज़र में उसके अपने भले के लिए ही था। भले ही वह भविष्य में दूसरा या तीसरा पालतू जीव पाल ले, लेकिन अनुभव अंकों एक्सपीरियंस पॉइंट्स का एक बड़ा हिस्सा हमेशा ये कचरा नागिन खाती रहेगी। कितनी बर्बादी है। जब रुद्रांश के चयन पर कई शिक्षक उंगलियां उठा रहे थे, तो वहां उपस्थित आर्यन, आकाश और विक्रम खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पा रहे थे। ये तीनों रुद्रांश को सबसे ज्यादा नापसंद करते थे। हालांकि वे रुद्रांश के महाविद्वान बनने से सदमे में थे, लेकिन उन्होंने पिछले कुछ दिनों में अपने सूत्रों से सुना था कि रुद्रांश की वह नन्ही नागिन वास्तव में अत्यंत भयंकर है। वह एक दुर्लभ उत्परिवर्तित जीव थी। ये सुनकर वे ईर्ष्या और घृणा से भर गए थे, लेकिन अब इन प्रवेश शिक्षकों को देखकर उन्हें मजा आ रहा था। ये शिक्षक इतनी जल्दी में आए थे कि उन्हें रुद्रांश की शक्तियों का विस्तृत विवरण नहीं मिल पाया था। नव्या को देखते ही उनके मन में तिरस्कार का भाव आ गया था। इतना ही नहीं, केवल विश्वमाइत्री अकादमी के ह्यूबर्ट ही नहीं, बल्कि तक्षशिला शौर्यपीठ, सप्तर्षि ज्ञान केंद्र और विक्रमशिला सामरिक संस्थान के शिक्षक भी ह्यूबर्ट की बात से सहमत दिखे। उन्होंने भी शर्त रख दी कि रुद्रांश को नव्या के साथ अपना अनुबंध समाप्त करना होगा, अन्यथा वे उसे अपनी अकादमी में प्रवेश नहीं देंगे। उनके लिए पशु स्वामी का पेशा बहुत विशेष था। इसमें जीव शक्तिशाली होना चाहिए, मनुष्य शक्तिशाली हो या न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्तमान में उन्हें लगा कि रुद्रांश ने स्नातक परीक्षा अपनी व्यक्तिगत शारीरिक शक्ति के दम पर जीती है, जीव के दम पर नहीं। इसलिए वे उसे एक नई आध्यात्मिक श्रेणी का जीव देने के लिए तैयार थे, बशर्ते वह पुरानी नागिन को छोड़ दे। वे तो यहाँ तक चाहते थे कि यदि संभव हो तो रुद्रांश अपना पेशा ही बदल ले और किसी विशुद्ध लड़ाकू पेशे कॉम्बैट प्रोफेशन में चला जाए। पर अफसोस, वह एक पशु स्वामी था जिसके पास स्वयं के आक्रमण कौशल लगभग न के बराबर थे। तभी
इंद्रप्रस्थ युद्ध विश्वविद्यालय की शिक्षिका गागी, जो अपनी कुर्सी पर बड़े ही मोहक और लापरवाह अंदाज में बैठी थीं, अभी तक शांत थीं। जैसे ही शिक्षकों के बीच चर्चा गरमाने लगी, धड़ाक, सम्मेलन कक्ष का दरवाजा तेजी से खुला। एक लंबा और सुगठित युवक स्थिर कदमों के साथ भीतर दाखिल हुआ। उसके दोनों ओर 3 सुंदर लड़कियां थीं, सान्वी, रिद्धि और अनन्या। शायद वे ऊपर आते समय सीढ़ियों पर मिल गए थे, इसलिए वे रुद्रांश के साथ ही भीतर आईं। इस समय रुद्रांश को अंदाजा भी नहीं था कि वह सार्वजनिक चर्चा का केंद्र बन चुका है। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसने देखा कि प्रधानाचार्य विजय भार्गव और उसकी कक्षा अध्यापिका किरण, जिन्होंने हमेशा उसका ख्याल रखा था, दोनों के चेहरे लाल थे। स्पष्ट था कि अभी अभी यहाँ कुछ अप्रिय हुआ है। अध्यापिका किरण, क्या कुछ हुआ है? रुद्रांश ने पूछा। रुद्रांश अपने दिल की गहराई से अध्यापिका किरण का सम्मान करता था। वह एक ऐसी शिक्षिका थी जिन्होंने हमेशा सभी छात्रों को समानता के भाव से देखा था। योद्धाओं के इस युग में बहुत कम शिक्षक ऐसे होते हैं जो कम प्रतिभाशाली छात्रों पर ध्यान देते हैं। जब 3 साल पहले रुद्रांश ने इस दुनिया में कदम रखा था, तब वह एक बहुत ही कमज़ोर छात्र था। लेकिन अध्यापिका किरण ने उसकी स्थिति जानकर उसे न केवल अपने घर में रहने की जगह दी थी, बल्कि उसे उस कठिन समय से निकलने के लिए पैसे भी उधार दिए थे। रुद्रांश इस उपकार के लिए सदैव आभारी था। रुद्रांश के सवाल पर किरण ने मुंह खोला, पर उन्हें समझ नहीं आया कि बात कहाँ से शुरू करें। वह ये कैसे कह सकती थी कि ये सभी बड़े शिक्षक तुम्हारे साथी जीव को छोड़ने की बात कर रहे हैं। तुम छात्र रुद्रांश ही होगे। वास्तव में कुछ विशेष नहीं हुआ है। बात बस इतनी है कि हम शिक्षकों को लगता है कि तुम्हारा वर्तमान पालतू जीव बहुत ही घटिया है और हम चाहते हैं कि तुम तुरंत अनुबंध तोड़कर उस बेकार नागिन को आज़ाद कर दो। तभी हम तुम्हें प्रवेश देंगे, अन्यथा तुम किसी और अकादमी का चुनाव कर सकते हो। उसी समय विश्व मैत्री अकादमी का एक वरिष्ठ छात्र आगे आया। उसका नाम बजरंग था। वह अपने हाथ बांधकर उदासीनता से मुस्कुरा रहा था। वह खुद को बहुत ऊंचा समझ रहा था, जैसे उसकी नज़र में राज्य के महाविद्वान की कोई बिसात ही न हो। जैसे ही उसके शब्द पूरे हुए, रुद्रांश के कुछ बोलने से पहले ही जी, रुद्रांश के सीने के पास से एक नन्हा सिर बाहर निकला। मणिक जैसी 2 बड़ी और सुंदर आंखें अपने सामने खड़े मनुष्य को गुस्से से घूर रही थीं। नव्या ने एक क्रोधित आवाज़ निकाली, ये नीच इंसान। इसने उसके मालिक को उसे छोड़ने के लिए कहा। ये निश्चित रूप से मार खाने के लायक था। नन्ही नव्या का मन कर रहा था कि वह अभी इस इंसान को टक्कर मारकर खत्म कर दे। ओह, उसने सच में एक नन्ही हरी नागिन पाल रखी है। ये छोटा जीव तो काफी अनोखा है। विश्वमैत्री अकादमी के छात्र बजरंग ने उपहासपूर्ण लहजे में ठहाका लगाया। आसपास के प्रवेश शिक्षकों ने भी निराशा में अपने सिर हिलाए। ये रुद्रांश, वह वास्तव में नासमझ था। जब उसके पास अकेले स्नातक परीक्षा पास करने की शक्ति थी, तो उसे एक अतिरिक्त कचरा नागिन पालने की क्या जरूरत थी? वह बिना वजह अपने अनुभव का हिस्सा उसे दे रहा था। शिक्षकों ने रुद्रांश के स्तर पर नजर डाली। वह 40 पर था। उन्हें लगा कि यदि यह नागिन न होती तो वह अब तक स्तर 50 पर होता। और तुम कौन हो? रुद्रांश ने उस अहंकारी छात्र की ओर देखा। विश्वमैत्री अकादमी का 2य वर्ष का छात्र बजरंग, उसने गर्व से उत्तर दिया। बोलने के बाद बजरंग थोड़ा असंतुष्ट दिखा, क्योंकि उसे इस लड़के के चेहरे पर डर या सम्मान का कोई भाव नजर नहीं आया। आमतौर पर जब वह किसी हाई स्कूल के बच्चे के सामने खड़ा होता था तो उसे हमेशा चापलूसी और आदर मिलता था। लेकिन रुद्रांश पूरी तरह शांत और उदासीन था, जैसे बजरंग की कोई हैसियत ही न हो। रुद्रांश ने उस छात्र को नज़रअंदाज कर दिया जो खुद को श्रेष्ठ समझ रहा था। इसके बजाय वह वहां मौजूद प्रवेश शिक्षकों की ओर मुड़ा और शांति से पूछा, महानुभावों, यदि मैं कहूं कि मैं इस पालतू जीव को नहीं छोड़ूंगा तो क्या आप फिर भी मुझे प्रवेश देंगे? ये सुनते ही शिक्षकों ने एक दूसरे की ओर देखा। तुरंत बाद ह्यूबर्ट का चेहरा कठोर हो गया और वह खड़ा हो गया। उसे इस लड़के के आसपास की ऊर्जा बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। यह एक अत्यंत स्वाभिमानी और अहंकारी आभा थी। मूल रूप से मैंने तुम्हारी व्यक्तिगत शक्ति के कारण तुम्हें भर्ती करने का इरादा किया था, लेकिन अब तुम्हारा रवैया देखकर लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं है। चलो यहाँ से। इतना कहकर ह्यूबर्ट मुड़ने ही वाला था। यदि रुद्रांश किसी अन्य पेशे का होता तो ह्यूबर्ट घुटनों के बल बैठकर उससे अपनी अकादमी में आने की भीख मांगता। लेकिन वह एक पशु स्वामी था। उसकी शक्ति खुद पर नहीं, बल्कि उसके जीव पर निर्भर थी। उनके हिसाब से विश्वमैत्री अकादमी के पास शक्तिशाली जीव पहले से ही थे, इसलिए वे किसी भी औसत दर्जे के छात्र को लेकर उसे शक्तिशाली बना सकते थे। तक्षशिला, विक्रमशिला और सप्तर्षि अकादमियों के शिक्षकों ने भी धीरे से अपने सिर हिलाए, जैसे वे भी जाने की तैयारी में हों। यहाँ तक कि प्रथम श्रेणी की छोटी अकादमियों के शिक्षक भी इस समय हिचकिचा रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि ह्यूबर्ट की बात कड़वी जरूर है, पर सच है। हालांकि उसी क्षण इंद्रप्रस्थ युद्ध विश्वविद्यालय की शिक्षिका गागी, जो अब तक चुप थी, उन्होंने अपना कोमल हाथ उठाया। उन्होंने रुद्रांश की ओर देखते हुए एक मुस्कान बिखेरी। रुद्रांश, यदि अन्य विद्यालय तुम्हें नहीं चाहते
तो मेरा इंद्रप्रस्थ युद्ध विश्वविद्यालय तुम्हें चाहता है। एक साहसी प्रस्ताव। गागी के शब्दों ने पूरे कमरे में सन्नाटा खींच दिया। ह्यूबर्ट, जो जाने ही वाला था, ठिठक गया और मुड़कर अविश्वास से गागी की ओर देखने लगा। गागी, क्या तुम पागल हो गई हो? ह्यूबर्ट ने चिल्लाकर कहा, तुम इस लड़के की हठधर्मिता का समर्थन कर रही हो। यह अपनी प्रतिभा को एक कीड़े के पीछे बर्बाद कर रहा है। गागी अपनी जगह से उठी। उनकी चाल में एक राजसी गरिमा थी। उन्होंने ह्यूबर्ट की ओर एक तिरस्कारपूर्ण नज़र डाली और फिर रुद्रांश की ओर मुड़ी। ह्यूबर्ट, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम केवल कागज़ों पर लिखे आंकड़ों को देखते हो, आत्मा को नहीं। एक योद्धा की सबसे बड़ी शक्ति उसके शस्त्र या जीव में नहीं, बल्कि उसकी अटूट निष्ठा में होती है। रुद्रांश ने अपनी वफादारी साबित कर दी है। गागी रुद्रांश के करीब आईं। उनके शरीर से एक हल्की चंदन की खुशबू आ रही थी। उन्होंने नव्या की ओर देखा, जिसने अब अपना गुस्सा कम कर लिया था और कौतूहल से गागी को देख रही थी। रुद्रांश, गागी ने कोमल स्वर में कहा, हमारे इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय का नियम सरल है, हम योद्धा की पसंद का सम्मान करते हैं। हमें परवाह नहीं कि तुम्हारा पालतू जीव एक कीड़ा है या देवता। यदि तुमने उसे चुना है तो हम तुम्हारी पसंद पर भरोसा करते हैं। हम तुम्हें बिना किसी शर्त के पूर्ण छात्रवृत्ति, फुल स्कॉलरशिप और विशेष संसाधन प्रदान करेंगे। रुद्रांश ने गागी की आंखों में देखा। वहां चालाकी नहीं, बल्कि एक सच्चे शिक्षक की परख थी। ह्यूबर्ट ने उपहास किया, इंद्रप्रस्थ हमेशा से ही भावुक रहा है। देखते हैं कि साल के अंत में जब अखिल आर्यावर्त प्रतियोगिता होगी, तब तुम्हारा ये महाविद्वान अपनी इस छिपकली के साथ क्या करता है। वह तो समय ही बताएगा, रुद्रांश ने ठंडे स्वर में कहा। उसने गागी की ओर देखकर अपना सिर झुकाया। शिक्षिका गागी, आपके सम्मान के लिए धन्यवाद। मुझे आपकी अकादमी का प्रस्ताव स्वीकार है। प्रधानाचार्य विजय भार्गव ने राहत की सांस ली। कम से कम आर्यावर्त की सबसे प्रतिष्ठित अकादमी ने तो रुद्रांश को पहचान लिया था। अध्यापिका किरण की आंखों में आंसू आ गए। वह जानती थी कि रुद्रांश ने एक कठिन रास्ता चुना है, पर उसे एक सही मार्गदर्शक मिल गया था। भविष्य की ओर पहला कदम। उसी दिन दोपहर में रुद्रांश के प्रवेश की औपचारिकताएं पूरी कर ली गईं। ह्यूबर्ट और अन्य शिक्षक क्रोध और निराशा में सूर्यवंशम शहर छोड़कर चले गए। आर्यन और आकाश के चेहरों पर अभी भी कुटिल मुस्कान थी। इंद्रप्रस्थ जाकर भी यह क्या उखाड़ लेगा? वहां तो देश के सबसे खतरनाक प्रतिभागी होंगे। इसकी नागिन वहां महज एक नाश्ता बनकर रह जाएगी, आकाश ने फुसफुसाते हुए कहा। रुद्रांश अपनी हवेली वापस आ गया। नव्या अब काफी शांत थी और रुद्रांश के कंधे पर चढ़कर बैठ गई थी। नव्या, अब हमें और भी कड़ी मेहनत करनी होगी, रुद्रांश ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। अगला पड़ाव इंद्रप्रस्थ है। वहां की दुनिया यहां से बिल्कुल अलग होगी। नव्या ने धीरे से अपनी जीभ बाहर निकाली और रुद्रांश के गाल को छुआ, जैसे कह रही हो कि वह हर मुश्किल में उसके साथ है। तभी रुद्रांश के सूचना पटल पर एक नया संदेश चमका। डिंग, प्रवेश सूचना, आपने इंद्रप्रस्थ युद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया है। नवीन छात्र के रूप में आपको एक प्रवेश उपहार प्राप्त हुआ है। रुद्रांश की आंखें चमक उठीं। उसने उपहार खोला। उपहार, प्राचीन नाग तत्व का सार, एंशिएंट सर्पेंट एसेंस एक्स ग्रेड। विवरण, ये सार किसी भी नागवंशीय जीव के रक्त वंश को 30% तक और जागृत कर सकता है। रुद्रांश का दिल तेजी से धड़कने लगा। यदि नव्या का रक्त वंश 20% से बढ़कर 50% हो गया, तो उसकी शक्तियां किस स्तर पर पहुंचेंगी? क्या वह अपने वास्तविक रूप, प्रलयनकारी नील नाग के और करीब पहुंच जाएगी? क्या रुद्रांश इस सार का उपयोग तुरंत करेगा? इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में उसका सामना किन नए विरोधियों से होगा? और क्या नव्या का अगला रूप दुनिया को दहला देगा? अध्याय 64, चुनौती का आह्वान। अन्य विद्यालय तुम्हें नहीं चाहते, लेकिन मेरा इंद्रप्रस्थ युद्ध विश्वविद्यालय तुम्हें स्वीकार करता है। जैसे ही शिक्षिका गागी के शब्द हवा में गूंजे, सम्मेलन कक्ष में उपस्थित सभी प्रवेश प्रतिनिधियों के चेहरे पथरा गए। यहां तक कि ह्यूबर्ट, जो पहले ही जाने का मन बना चुका था, ठिठक गया और अपनी भौहें सिकुड़कर इंद्रप्रस्थ की प्रतिनिधि की ओर देखने लगा। जहां अधिकांश प्रवेश शिक्षक रुद्रांश के प्रति स्पष्ट तिरस्कार दिखा रहे थे, वहीं शिक्षिका गागी का ये रवैया निस्संदेह चौंकाने वाला था। गागी ने अन्य स्कूलों के दृष्टिकोण की परवाह नहीं की और मुस्कुराते हुए अपनी बात जारी रखी। रुद्रांश, क्या तुम आगे की पढ़ाई के लिए मेरे इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय आने के इच्छुक हो? बेशक, जो लाभ और सम्मान तुम डिजर्व करते हो, वह निश्चित रूप से कम नहीं होगा। एक एस श्रेणी की पशु स्वामी पेशेवर कौशल पुस्तक, स्किल बुक, इसके साथ स्वर्ण 9 सितारा श्रेणी का एक पूर्ण सुरक्षा कवच, आर्मर, इसके अतिरिक्त रहने के लिए एक समर्पित निजी विला और एक ए श्रेणी के संसाधन गुप्तधाम, रिसोर्स सीक्रेट रेल्म का प्रवेश टिकट। कैसा लगा? क्या तुम आ रहे हो? जैसे ही ये शब्द पूरे हुए, सम्मेलन कक्ष में सन्नाटा छा गया और फिर अचानक कानाफूसी शुरू हो गई। वाह! कक्ष में बैठे सभी शिक्षक और उनके साथ आए छात्र सदमे से भर गए। ये कितना उदार प्रस्ताव था। स्वर्ण 9 सितारा कवच और एक निजी विला तो फिर भी समझ आता था, लेकिन मुख्य आकर्षण वह श्रेणी की कौशल पुस्तक और संसाधन गुप्तधाम का टिकट था।
वह एस श्रेणी की कौशल पुस्तक थी और ए श्रेणी का संसाधन गुप्तधाम। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह एक ऐसा कालकोठरी डंजन था जो विशेष रूप से दुर्लभ संसाधनों का उत्पादन करता था। एक टिकट का मतलब था 3 बहुमूल्य ए श्रेणी के संसाधन, क्योंकि जिसके पास भी टिकट होता वह भीतर जाकर अपनी पसंद के 3 संसाधन एकत्र कर सकता था। आज के समय में जहां योद्धाओं के लिए संसाधनों की भारी कमी है, इस इनाम को अत्यंत उदार के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता था। पिछले साल का रिकॉर्ड देखें तो राज्य के शीर्ष विद्वान को भर्ती करने के लिए दी जाने वाली शर्तें केवल 2 ए श्रेणी की कौशल पुस्तकें और 1 बी श्रेणी का टिकट थीं। इस साल शर्तों में भारी सुधार हुआ था। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये था, क्या रुद्रांश, जो एक पशु स्वामी है, वास्तव में इस योग्य था कि एक शीर्ष अकादमी उसे ऐसी शर्तें दे? क्या इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के प्रबंधन का दिमाग चकरा गया था? अन्य शिक्षकों की तो छोड़िए, स्वयं गागी के साथ आए इंद्रप्रस्थ के छात्र भी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उन्हें अपनी ही शिक्षिका की यह रणनीति समझ नहीं आ रही थी, पर वे चुप रहे। तभी ह्यूबर्ट अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, उसे बोलना ही था, उसे इस बात की तह तक जाना था। मुख्य कारण ये था कि जिस व्यक्ति को उसने अभी अभी तिरस्कृत किया था, उसे अब उसके सामने ही शीर्ष शर्तों के साथ भर्ती किया जा रहा था। क्या इसका मतलब यह था कि ह्यूबर्ट अंधा था और लोगों की पहचान करना नहीं जानता था? शिक्षिका गागी, यदि आपके कुलपति को पता चला कि आपने एक ऐसे पशु स्वामी को इतनी उदार शर्तों पर भर्ती किया है जो एक कचरा जीव को खजाने की तरह पालता है, तो मुझे डर है कि वे बहुत अप्रसन्न होंगे, है ना? ये सुनकर गागी क्रोधित नहीं हुई, बल्कि शांति से बोली, आपको उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे अपने निर्णय पर पूर्ण विश्वास है। जी। हालांकि इस क्षण नव्या खुद को रोक नहीं पाए और ह्यूबर्ट और विश्वविद्यालय के छात्रों के समूह को गुस्से से घूरने लगी। ये मनुष्य, क्या ये कभी नहीं रुकेंगे? इस नन्ही नागिन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम बार बार मुझे कचरा कह रहे हो? ये नन्ही नागिन अपने मालिक की सबसे प्रिय साथी है और सबसे शक्तिशाली भी। कचरा तो तुम लोग हो। ओहो, इस नन्हे जीव की जुबान तो बहुत कड़वी है। उसी समय उनके समूह का एक छात्र आगे आया जो नव्या को शत्रुतापूर्ण भाव से देख रहा था। ये द्वितीय वर्ष का छात्र भी एक पशु स्वामी था और वह स्वाभाविक रूप से नव्या की पशु भाषा को समझ सकता था। इस कचरा जीव ने क्या कहा? बजरंग ने अपने उस सहपाठी की ओर देखा जैसे वह स्पष्टीकरण मांग रहा हो। इसने कहा कि हम कचरा हैं। इसने कहा कि हम सभी द्वितीय वर्ष के छात्र बेकार हैं। उस छात्र ने बजरंग का इशारा समझ लिया और तुरंत कुछ छुपाया नहीं, बल्कि आग में घी डालने का काम किया। जैसे ही ये शब्द बाहर आए, शून, इन प्रतिष्ठित स्कूलों के अहंकारी छात्रों के चेहरे तुरंत बिगड़ गए। हालांकि वे प्रतिष्ठित स्कूलों के छात्र थे, लेकिन वे अपनी कक्षा में सबसे निचले पायदान पर थे। अन्यथा उन्हें क्रेडिट अर्जित करने के लिए प्रवेश शिक्षकों के साथ यहाँ छोटे मोटे काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन भले ही वे अपनी कक्षा में पीछे हों, फिर भी वे विश्वविद्यालय के छात्र थे जिन्होंने शीर्ष और प्रमुख अकादमियों में पूरे 1 साल तक अध्ययन किया था। वे निश्चित रूप से इन हाई स्कूल के छात्रों से अधिक शक्तिशाली थे जिनका अभी पूरी तरह विकास भी नहीं हुआ था, भले ही सामने वाला राज्य का महाविद्वान ही क्यों न हो। उदाहरण के लिए बजरंग को ही ले लीजिए, वह अब स्तर 62 पर था, जो तृतीय परिवर्तन थर्ड ट्रांसफर क्षेत्र में प्रवेश करने से केवल 8 स्तर दूर था। एक साधारण अकादमी में उसे पहले से ही एक शीर्ष छात्र माना जाता। परिणाम स्वरूप अब उसे द्वितीय श्रेणी के एक साधारण जीव द्वारा नीचा दिखाया जा रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के बजरंग ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका चेहरा क्रूरता से भरा था और वह रुद्रांश के सामने आ गया। सम्मेलन कक्ष का वातावरण क्षण भर में तनावपूर्ण हो गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, लड़के, ये देखते हुए कि तुम्हारा अभी पूरी तरह विकास नहीं हुआ है, मैं तुम्हारे लिए चीज़ें कठिन नहीं करूँगा। सबके सामने झुककर हमसे माफ़ी मांगो। ये बहुत अधिक नहीं है ना? प्रधानाचार्य विजय भार्गव और अध्यापिका किरण अपने छात्र को डराया हुआ देखकर तुरंत खड़े हो गए। तभी विश्वमैत्री अकादमी के 2 अन्य छात्र भी आगे आ गए और उन दोनों को शत्रुतापूर्ण नज़रों से देखने लगे। जैसा कि पहले बताया गया है, सूर्यवंशम शहर का सबसे शक्तिशाली योद्धा केवल 60 के दशक के स्तर में था और विजय भार्गव केवल 50 के दशक में थे। अध्यापिका किरण तो केवल 40 के दशक में थीं। सूर्यवंशम उन महानगरों जैसा नहीं था जहां हाई स्कूल के शिक्षक भी 80 या 90 के स्तर के होते हैं। इन विश्वविद्यालय के छात्रों का सामना करते हुए, जो सामान्य रूप से स्तर 60 से ऊपर थे, विजय भार्गव और किरण तुरंत दबाव में आ गए। इन छात्रों की नज़रों में वे एक छोटी जगह के प्रधानाचार्य और शिक्षकों को गंभीरता से नहीं लेते थे। शिक्षिका गागी भी एक ठंडे चेहरे के साथ खड़ी हो गईं। वह स्वाभाविक रूप से उस छात्र को अपमानित होते नहीं देख सकती थी जिसे उन्होंने पसंद किया था। लेकिन ह्यूबर्ट ने भी थोड़ा मुस्कुराते हुए एक कदम आगे बढ़ाया और गागी की ओर शांति से देखा। ये स्पष्ट था कि वह बजरंग का अंत तक बचाव करने वाला था। एक शीर्ष युद्ध अकादमी का लोकाचार यही था कि यदि आप सहमत नहीं हैं तो लड़ें।
जब बजरंग ने देखा कि उसके शिक्षक भी उसकी मदद के लिए खड़े हो गए हैं तो उसके चेहरे की मुस्कान और भी कुटिल हो गई। हालांकि उसकी निराशा के लिए ऐसी स्थिति का सामना करते हुए भी युवक रुद्रांश का चेहरा शांत रहा, बिना किसी घबराहट के। उसी समय उस युवक के मुंह से ठंडे शब्द निकले। द्वितीय वर्ष के छात्र हैं ना? बिल्कुल सही समय है। मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि क्या शीर्ष अकादमियों के विश्वविद्यालय छात्रों की शक्ति उतनी ही प्रभावशाली है जितनी कहानियों में सुनी जाती है। अब मैं, एक पशु स्वामी जिसके पास सबसे बेकार पालतू जीव है, तुम्हें चुनौती देता हूं, तुम जो एक शीर्ष अकादमी के प्रतिभाशाली छात्र हो। यदि मैंने तुम्हें 3 प्रहारों के भीतर नीचे नहीं गिराया तो मैं हार मान लूंगा। उस समय मैं न केवल तुमसे माफी मांगूंगा बल्कि मैं सबके सामने घुटनों के बल बैठकर पूरे सूर्यवंशम शहर का चक्कर लगाऊंगा। जैसे ही ये शब्द पूरे हुए, वाह, उपस्थित सभी शिक्षक और छात्र दंग रह गए। यह क्या हो रहा था? किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि यह युवक ऐसी आत्मविश्वास से भरी चुनौती देने का साहस करेगा। एक स्तर 40 का छात्र जिसने अभी अभी अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की है, स्तर 62 के एक अनुभवी विश्वविद्यालय छात्र को 3 प्रहारों में हराने की बात कर रहा था। ह्यूबर्ट की हंसी कमरे में गूंज उठी। मूर्खता की भी एक सीमा होती है। बजरंग, इसे इसकी औकात दिखाओ। रुद्रांश ने नव्या को अपने कंधे पर स्थिर किया। उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो कमरे के तापमान को गिरा रही थी। उसने अपनी मुट्ठी कसी और बजरंग की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, क्या तुम तैयार हो या केवल बातें करना जानते हो? युद्ध का मैदान सम्मेलन कक्ष के पास ही विद्यालय का एक अभ्यास क्षेत्र था। सभी लोग वहां जमा हो गए। रुद्रांश और बजरंग मैदान के बीचों बीच एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। बजरंग ने अपनी विशाल गदा निकाली। उसके शरीर से स्तर 62 की ऊर्जा की लहरें निकल रही थीं। लड़के, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी पर तुम्हारी बुद्धि शून्य है। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि दुनिया केवल अंकों से नहीं, अनुभव से चलती है। रुद्रांश शांत खड़ा था। उसने कोई हथियार नहीं निकाला। नव्या उसके कंधे पर फुफकार रही थी। उसका शरीर धीरे धीरे चमकने लगा था। गागी ने दूर से देखते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली। वह रुद्रांश की शक्ति का परीक्षण करना चाहती थी, लेकिन 3 प्रहारों की शर्त उसे भी बहुत कठिन लग रही थी। पहला प्रहार। रुद्रांश की आवाज बिजली की कड़क की तरह गूंजी। उसने अपनी उंगली हवा में लहराए। नव्या के मुंह से एक गहरा नीला प्रकाश निकला। ये वज्र हुंकार नहीं था, बल्कि कुछ नया था, नीलअग्नि प्रहार। जैसे ही नीला गोला बजरंग की ओर बढ़ा, हवा में गर्मी इतनी बढ़ गई कि मैदान की घास जलने लगी। बजरंग ने अपनी गदा से बचाव करने की कोशिश की, पर जैसे ही गोले ने गदा को छुआ, एक विशाल विस्फोट हुआ। धमाक! बजरंग के हाथ कांपने लगे और वह 5 कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा पसीने से तरबतर हो गया था। दूसरा प्रहार। रुद्रांश ने अपनी गति तेज की। वह धुएं के पीछे से बिजली की तरह निकला। इस बार उसने नव्या को सीधे हमला करने का इशारा किया। नव्या का आकार अचानक एक पल के लिए बढ़ा और उसने अपनी पूंछ से बजरंग के कवच पर प्रहार किया। कड़क! बजरंग का स्तर 60 का सुरक्षा कवच टूट गया। वह खून की उल्टी करते हुए पीछे जा गिरा। अब केवल एक प्रहार बचा था। पूरा मैदान सन्नाटे में था। ह्यूबर्ट का मुंह खुला का खुला रह गया था। रुद्रांश धीरे धीरे बजरंग की ओर बढ़ा, जो अब उठने की कोशिश कर रहा था। तीसरा प्रहार अभी बाकी है। क्या तुम तैयार हो? क्या रुद्रांश तीसरे प्रहार में बजरंग को पूरी तरह धूल चटा पाएगा? क्या ह्यूबर्ट इस हार को चुपचाप स्वीकार करेगा? और नव्या के इस नए रूप के पीछे का रहस्य क्या है? अध्याय 65, युद्ध का शंखनाद। यदि मैंने तुम्हें 3 प्रहारों के भीतर धूल नहीं चटाई तो इसे मेरी हार समझो। इस क्षण सम्मेलन कक्ष के भीतर गूंजते युवक के ये शब्द हर किसी के मस्तिष्क में बार बार टकरा रहे थे। जहां तक बजरंग का सवाल था, हा 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 हा, वह अचानक जोरदार ठहाके मारकर हंसने लगा। नहीं, वह अपनी हंसी रोकते हुए मुड़ा और अपने पीछे खड़े लोगों की ओर देखने लगा। क्या मैंने गलत सुना? तुम मुझे चुनौती देना चाहते हो? उसने तुरंत अपने शिक्षकों की ओर इशारा किया। गुरुजन, क्या आप सभी ने सुना? इस बार यह मैं नहीं हूं जो अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों को डराने के लिए कर रहा है। ये लड़का है जो मुझे एक नर्म गाजर समझ रहा है जिसे जब चाहे चबाया जा सके। और ऊपर से ये दावा कि मुझे 3 प्रहारों में हरा देगा। कितना अहंकार! ठीक है। बजरंग की आंखों में एक क्रूर चमक आए। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। अन्यथा मुझे डर है कि यदि यह बात बाहर निकली तो लोग कहेंगे कि एक शीर्ष अकादमी का द्वितीय वर्ष का छात्र हाई स्कूल से स्नातक हुए एक छोटे से बच्चे से डर गया। उस समय मेरा चेहरा खराब होना तो छोटी बात है, लेकिन यदि इसके कारण विश्व मैत्री योद्धा अकादमी की प्रतिष्ठा धूमिल हुई तो मेरा पाप बहुत बड़ा होगा। बजरंग बहुत चतुर था। ईमानदारी से देखा जाए तो स्तर 62 के एक प्रतिष्ठित द्वितीय परिवर्तित तलवारबाज सेकंड टर्न स्वॉर्ड्समैन के लिए इस बच्चे को युद्ध के मैदान अरेना में ले जाना आसान नहीं था। आखिरकार ये बड़ों द्वारा छोटों को सताना और उच्च स्तर द्वारा निम्न स्तर को दबाना था। भले ही वह जीत जाता, फिर भी ये देखने में अच्छा नहीं लगता।
लेकिन यदि दूसरे पक्ष ने स्वयं ही प्रस्ताव रखा था तो अर्थ बदल गया। ये जानते हुए भी कि बजरंग विश्व मैत्री अकादमी का छात्र है, फिर भी रुद्रांश ने अपनी क्षमता का गलत आकलन किया और चुनौती दी। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था विश्व मैत्री अकादमी का अपमान करना। इस अपमान की आड़ लेकर अब बजरंग आधिकारिक और न्यायसंगत रूप से रुद्रांश को सबक सिखा सकता था। ये हमारी अकादमी के सम्मान का विषय है। तुम्हें वास्तव में इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। इस मोड़ पर ह्यूबर्ट ने भी भारी स्वर में बात की और इस मामले की प्रकृति को परिभाषित कर दिया। आखिरकार वह अभी बहुत छोटा और गर्म खून वाला है। पहले वह एक शांत व्यक्ति लग रहा था, अचानक वह इतना आत्ममुग्ध कैसे हो गया? पास खड़े अन्य प्रवेश शिक्षकों ने गुप्त रूप से अपना सिर हिलाया। रुद्रांश के प्रति उनका मूल्यांकन और गिर गया। हालांकि विजय भार्गव और किरण को रुद्रांश को ऐसा कदम उठाते देख थोड़ी चिंता हुई, लेकिन उन्होंने फिर भी रुद्रांश पर विश्वास करना चुना। भूलिए मत, स्नातक परीक्षा के अंतिम चरण में वह स्तर 45 का नरक त्रिशीर्ष नाग अनफर्नल थ्री हेडेड पाइथन, जो असाधारण श्रेणी का था, रुद्रांश के पालतू जीव द्वारा पलक झपकते ही मारा गया था। वह अंतिम राक्षस लौह पुरुष महेंद्र प्रताप द्वारा निर्धारित किया गया था और उसकी शक्ति सामान्य मानकों से कहीं अधिक थी। यहाँ तक कि स्तर 50 या 60 के प्रधानाचार्य भी उसे इतनी आसानी से नहीं मार सकते थे। साथ ही वे रुद्रांश के व्यक्तित्व को समझते थे। यदि उसे विश्वास न होता तो वह कभी ऐसे कठोर शब्द नहीं कहता। रुद्रांश, तुम कर सकते हो, मुझे तुम पर भरोसा है। इस बीच सान्वी, रिद्धि और अनन्या ने भी अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और रुद्रांश का उत्साहवर्धन किया। इसके विपरीत आर्यन, विक्रम और आकाश दूसरी तरफ खड़े होकर अपनी कुटिल मुस्कान नहीं रोक पा रहे थे। चलो युद्ध के मैदान की ओर। बजरंग ने सबसे आगे चलते हुए नेतृत्व किया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह इस बच्चे को एक भयानक सबक सिखाने के लिए बेताब था। वह सबके सामने इस कष्टप्रद लड़के को बेरहमी से पीटना चाहता था। सूर्यवंशम विद्यालय का युद्ध मैदान। बजरंग और भीड़ के पहुंचने के साथ ही पास में व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले रहे प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों का ध्यान भी उधर गया। जब उन्होंने रुद्रांश की सुगठित काया को देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं और वे सभी रुद्रांश का अभिवादन करने के लिए एकत्र हो गए। प्रणाम ज्येष्ठ रुद्रांश। नमस्ते भैया। ज्येष्ठ रुद्रांश, यहाँ इतने लोग क्यों हैं? क्या कुछ हुआ है? स्नातक परीक्षा में रुद्रांश के उत्कृष्ट प्रदर्शन को अपनी आंखों से देखने के बाद ये छात्र स्पष्ट रूप से रुद्रांश के प्रशंसक बन गए थे। सान्वी ने इन छात्रों को एक तरफ ले जाकर धीरे से पूरी स्थिति समझाई। जल्द ही वे छात्र उत्साहित और रोमांचित हो गए। वाह, ज्येष्ठ रुद्रांश विश्व मैत्री अकादमी के एक वरिष्ठ छात्र के साथ आमने सामने मुकाबला करने जा रहे हैं। क्या वास्तव में इतना शानदार प्रदर्शन होने वाला है? जो शिक्षक मूल रूप से इन छात्रों को प्रशिक्षण पर वापस भेजने के लिए डांटने वाले थे, वे भी ये सुनकर वहीं रुक गए। कुछ ही पलों में पूरा स्कूल इस मुकाबले को देखने के लिए उमड़ पड़ा। विश्वविद्यालय के छात्र भी इस भीड़ को देखकर थोड़ा हैरान थे, और बजरंग तो इसके लिए और भी अधिक उत्सुक था। जितने ज्यादा लोग देखेंगे उतना ही अच्छा होगा। उसे इन हाई स्कूल के बच्चों को यह दिखाने का मौका मिलेगा कि एक विश्वविद्यालय के योद्धा और उनमें कितना बड़ा अंतर है। युद्ध के मैदान अरेना पर रुद्रांश और बजरंग एक दूसरे से 20 मीटर की दूरी पर स्थिर खड़े थे। नव्या ने गर्व से अपना छोटा सिर उठाया, उसका चेहरा गंभीरता से भरा था। ये लड़ाई उसके सम्मान की लड़ाई थी। वह इस नीच इंसान को बुरी तरह पीटने वाली थी जो लगातार उसका अपमान कर रहा था, और साथ ही वह उसका मुंह भी ठिकाने लगाने वाली थी। 3 सेकंड की उल्टी गिनती। दोनों पक्ष तैयार हो जाएं। प्रधानाचार्य विजय भार्गव ने अस्थायी रूप से निर्णायक रेफरी की भूमिका निभाई। 3, 2, 1 आरंभ। भीड़ की विविध नजरों के बीच एक स्नातक और एक विश्वविद्यालय छात्र के बीच ये युद्ध आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। जैसे ही गिनती समाप्त हुई, खनक बजरंग ने एक द्वितीय परिवर्तित तलवारबाज के रूप में अपनी कमर से प्लेटिनम श्रेणी की लंबी तलवार निकाल ली। पूरी सफेद तलवार से एक अत्यंत शक्तिशाली तलवार चेतना स्वॉर्ड इंटेंट निकलने लगी। शून्य। बजरंग ने खुद पर कोई रक्षात्मक कवच स्वॉर्ड की प्रोटेक्शन लगाने की जहमत भी नहीं उठाई। एक कदम आगे बढ़ाते हुए उसकी आकृति रुद्रांश की ओर अत्यंत तीव्र गति से बढ़ी। उसकी गति इतनी तेज थी कि नीचे देख रहे दर्शकों को बजरंग के धुंधले प्रतिबिंब आफ्टर इमेजेस ही दिखाई दे रहे थे। बजरंग के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वह रुद्रांश को सबसे सीधे तरीके से कुचलने वाला है। त्वरित खड्ग प्रहार ड्रॉइंग स्वॉर्ड स्लैश। रुद्रांश के पास पहुंचते ही उसने पास में जीभ निकाल रही नन्ही नागिन पर ध्यान तक नहीं दिया। उसने सीधे इस ए श्रेणी के कौशल का उपयोग किया। इस समय बजरंग को महसूस हुआ कि उसकी स्थिति पहले से कहीं बेहतर थी। नीचे खड़े दर्शक बजरंग को एक ऐसे छात्र के खिलाफ ए श्रेणी के कौशल का उपयोग करते देख जो उससे पूरे 22 स्तर छोटा था, बजरंग की निर्लजता पर हैरान थे, लेकिन साथ ही वे रुद्रांश के लिए दुखी भी थे।
यदि यह प्रहार लग जाता तो रुद्रांश कम से कम गंभीर रूप से घायल तो निश्चित रूप से होता। गागी ने जब ये देखा तो उसकी सुंदर आंखें संकुचित हो गईं। उसने अपना कोमल हाथ हवा में उठाया, रुद्रांश को बचाने के लिए हस्तक्षेप करने के लिए तैयार। वह एक प्रतिभाशाली महाविद्वान को अपनी आंखों के सामने गंभीर रूप से घायल होते नहीं देख सकती थी। लेकिन ठीक उसी समय जी एक तीखी और गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। शून। भीड़ ने केवल एक हरी परछाई देखी जो बजरंग की गति से कई गुना तेज थी। वह सीधी बजरंग के पेट से टकराए। बजरंग की आंखें बाहर निकल आईं, उसके पेट में एक असहनीय दर्द उठा और वह दर्द के मारे चिल्ला उठा। उसी समय उस प्रचंड बल के प्रभाव से उसका शरीर सीधे पीछे की ओर उड़ गया। अपमान का उत्तर। मैदान पर सन्नाटा छा गया। बजरंग, जो एक पल पहले आत्मविश्वास से भरा था, अब हवा में एक टूटे हुए पतंग की तरह उड़ रहा था। वह लगभग 30 मीटर दूर जाकर गिरा और जमीन पर कई बार लुढ़का। यह क्या था? ह्यूबर्ट अपनी सीट से लगभग उछल पड़ा। उसकी आंखें अविश्वास से फटी रह गई थीं। रुद्रांश अपनी जगह से हिला तक नहीं था। वह शांत खड़ा था, उसके हाथ उसकी जेबों में थे। नव्या, जो अब बजरंग के गिरने वाली जगह से वापस लौटकर रुद्रांश के कंधे पर बैठ गई थी, बड़े गर्व से अपनी पूंछ हिला रही थी। बजरंग ने लड़खड़ाते हुए उठने की कोशिश की। उसका चेहरा पसीने और धूल से सना हुआ था। उसके पेट का कवच आमक पूरी तरह से पिचक गया था। तुम वह बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दर्द के कारण उसके शब्द गले में ही फंस रहे थे। रुद्रांश ने अपनी घड़ी की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, पहला प्रहार समाप्त। भीड़ में शोर मच गया। क्या आपने वह देखा? ज्येष्ठ रुद्रांश की नागिन ने स्तर 62 के योद्धा को एक ही झटके में पीछे धकेल दिया। उसकी गति, वह इतनी तेज थी कि मैं उसे देख भी नहीं पाया। बजरंग ने अपनी तलवार को जमीन में गाड़कर खुद को सहारा दिया। उसका अहंकार अब क्रोध में बदल चुका था। ये केवल एक दुर्घटना थी। तुमने मुझे असावधान पाकर हमला किया, अब देखो मेरी असली शक्ति। उसने अपनी तलवार हवा में लहराए और एक भयानक मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसके चारों ओर तलवार वायु स्वॉर्ची का एक भंवर बनने लगा। यह उसका सबसे शक्तिशाली हमला था। सहस्त्र खड्ग वर्षा। मर जाओ कीड़े, बजरंग चिल्लाया। सैकड़ों नीली तलवारें हवा में प्रकट हुईं और रुद्रांश की ओर बिजली की गति से बढ़ने लगीं। रुद्रांश की आंखों में एक ठंडी चमक आई। उसने धीरे से कहा, नव्या, समय आ गया है। उसे दिखाओ कि कचरा कौन है। नव्या ने एक लंबी फुफकार भरी। अचानक उसके नन्हे शरीर से एक विशाल नील प्रकाश अजूर लाइट फूट पड़ा। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि पूरे मैदान के लोग अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर हो गए। कौशल सक्रिय। वज्र हुंकार, थंडरस रॉर, उन्नत संस्करण। एक ऐसी गर्जना हुई जैसे आकाश फट गया हो। वह आवाज केवल कान फाड़ने वाली नहीं थी, बल्कि उसमें एक ऐसी ड्रैगन की गरिमा, ड्रैगन्स मैजेस्टी थी जिसने बजरंग के तलवार भंवर को कागज की तरह फाड़ दिया। बजरंग की सैकड़ों जादुई तलवारें हवा में ही चकनाचूर हो गईं। प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि बजरंग के घुटने अपने आप जमीन पर टिक गए। वह कांप रहा था। उसे महसूस हुआ कि उसके सामने कोई नागिन नहीं, बल्कि एक साक्षात काल देवता खड़ा है। रुद्रांश धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। ये दूसरा प्रहार था। बजरंग का मानसिक संतुलन डगमगा चुका था। वह ऊपर देख रहा था, जहां रुद्रांश की छाया उस पर भारी पड़ रही थी। ह्यूबर्ट और अन्य विश्वविद्यालय के छात्र अपनी सीटों पर जम गए थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि एक द्वितीय श्रेणी का साधारण जीव स्तर 62 के योद्धा के सर्वोच्च कौशल को कैसे नष्ट कर सकता है। अभी तीसरा प्रहार बाकी है, रुद्रांश ने बजरंग के कान के पास झुककर कहा। उसकी आवाज़ यमराज की फुसफुसाहट जैसी थी। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मैं अपना वादा कभी नहीं भूलता। रुद्रांश ने अपना हाथ उठाया। नव्या उसके हाथ पर लिपट गई और उसकी पूंछ एक चाबुक की तरह सख्त हो गई, जिस पर नीली बिजली दौड़ रही थी। अंतिम प्रहार और सर्वोच्च न्याय। बजरंग ने हताशा में अपना हाथ ऊपर उठाया। नहीं, रुको, मैं हार मानता। लेकिन रुद्रांश ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। चटाक, नव्या की पूंछ बिजली की गति से बजरंग के गाल पर पड़ी। ये केवल एक थप्पड़ नहीं था, ये रुद्रांश के वर्षों के अपमान और नव्या के प्रति कहे गए अपशब्दों का उत्तर था। प्रहार इतना शक्तिशाली था कि बजरंग के मुंह के 4 दांत टूटकर हवा में उड़ गए और वह हवा में 3 चक्कर काटकर जमीन पर औंधे मुंह जा गिरा। वह हिलने डुलने लायक भी नहीं बचा था। उसका चेहरा सूजकर नीले बैंगन जैसा हो गया था। मैदान पर ऐसा सन्नाटा छा गया कि यदि एक सुई भी गिरती तो उसकी आवाज़ सुनाई देती। रुद्रांश ने धीरे से अपनी शर्ट की आस्तीन ठीक की और मुड़कर ह्यूबर्ट की ओर देखा, जो अब कांप रहा था। 3 प्रहार, रुद्रांश ने शांति से कहा। गिनती पूरी हुई। भीड़ अचानक फट पड़ी। ज्येष्ठ रुद्रांश की जय। सूर्यवंशम का महाविद्वान अमर रहे। गागी के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। उसने सही रत्न चुना था। वहीं ह्यूबर्ट का चेहरा राख जैसा सफ़ेद हो गया था। उसके सबसे होनहार छात्र को एक हाई स्कूल के बच्चे ने 3 प्रहारों में धूल चटा दी थी। ये केवल बजरंग की हार नहीं थी,
ये विश्व माइत्री अकादमी के अहंकार की हार थी। रुद्रांश मैदान से नीचे उतरा। सान्वी और अन्य लड़कियां उसकी ओर दौड़ पड़ीं। नव्या वापस रुद्रांश की बाहों में सिमट गई थी और विजयी भाव से अपनी जीभ बाहर निकाल रही थी। चलो यहाँ से, रुद्रांश ने विजय भार्गव की ओर देखते हुए कहा। मुझे लगता है कि अब नामांकन एनरोलमेंट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ह्यूबर्ट ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, पर रुद्रांश की ठंडी नज़रों ने उसे चुप करा दिया। रुद्रांश अब वह अनाथ लड़का नहीं था जिसे कोई भी दबा सकता था। वह अब एक उभरता हुआ तूफान था जो आर्यावर्त की राजधानी इंद्रप्रस्थ की ओर बढ़ने के लिए तैयार था। क्या बजरंग इस अपमान का बदला लेने की कोशिश करेगा? इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में रुद्रांश का स्वागत कैसा होगा? और क्या प्राचीन नाग तत्व का सार नव्या को उसके पूर्ण रूप में बदल पाएगा? अध्याय 66, अपमान का घूंट और प्रतिशोध की ज्वाला। धमाक! नव्या की उस हरी परछाई के प्रचंड प्रहार से बजरंग का शरीर किसी टूटी हुई पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ा और सीधे युद्ध क्षेत्र अरेना के जादुई सुरक्षा घेरे से जा टकराया। मैदान पर होने वाले युद्ध के कौशल और ऊर्जा की लहरें दर्शकों को नुकसान न पहुंचाएं, इसके लिए प्रत्येक क्षेत्र एक शक्तिशाली जादुई अवरोध मैजिक बैरियर से सुसज्जित था। जैसे ही बजरंग का शरीर उस अवरोध से टकराकर जमीन पर गिरा, उसके पेट में उठी तीव्र ऐंठन और असहनीय दर्द ने उसे लगभग बेहोश कर दिया। वह पूरी तरह स्तब्ध था। अभी कुछ ही पल पहले वह उस अभागे रुद्रांश के सामने बिजली की गति से पहुंचा था और अपने त्वरित खड्ग प्रहार ड्रोन स्वॉर्ड स्लैश के साथ स्टाइलिश अंदाज में युद्ध समाप्त करने वाला था। लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके पेट पर अचानक इतना भारी प्रहार होगा कि वह सीधा हवा में उड़ जाएगा। हालांकि बजरंग भाई, संभल कर। तभी बजरंग अभी उस भयानक दर्द से उबर भी नहीं पाया था कि नीचे खड़े उसके सहपाठी की चेतावनी गूंजी। खतरा! एक कुशल तलवारबाज की खतरे को भांपने की छठी इंद्रिय ने अचानक उसके मस्तिष्क को सतर्क कर दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी लंबी तलवार उठाए और बचाव के लिए अपने सामने अड़ा दी। टन! धातु के टकराने की तीखी आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। दर्शकों की फटी नजरों के सामने बजरंग की वह बेशकीमती प्लेटिनम श्रेणी की तलवार हवा में ऊंचाई तक उछल गई। पास से देखने पर पता चला कि रुद्रांश पहले ही बजरंग के बिल्कुल सामने पहुंच चुका था और बजरंग की तलवार को रुद्रांश ने अपने हाथ में थमे नरक नाग भाले पर्गेटरी स्पीयर के एक सटीक और कुशल प्रहार से झटक दिया था। शस्त्रहरण दिसाम! ये युद्ध की एक अत्यंत उच्च स्तरीय और कठिन तकनीक थी। सूर्यवंशम शहर में युद्ध प्रतिभा की उपाधि पाने वाले रुद्रांश ने अपने से कहीं उच्च स्तर के योद्धा को निशिस्त कर दिया था। उसने बजरंग के हवा में उड़ने और संभलने के बीच मिले उस छोटे से अवसर का बखूबी फायदा उठाया था। किसने कहा था कि पशु स्वामी एक बेकार पेशा है जो केवल अपने जीवों पर निर्भर रहता है? ये पूरी तरह से इसलिए था क्योंकि वे पशु स्वामी स्वयं बहुत कमजोर थे। इन 10 सेकंडों के भीतर भड़के छोटे से युद्ध में रुद्रांश और नव्या ने उपस्थित सभी दर्शकों को दिखा दिया था कि सर्वश्रेष्ठ समन्वय टॉप टियर कोऑपरेशन क्या होता है। जैसे ही नव्या ने बजरंग को पीछे धकेला था, रुद्रांश ने अपनी गति बढ़ा दी थी। जब तक प्रतिद्वंद्वी जमीन पर गिरता, रुद्रांश उसके सिर पर खड़ा था। निकटता और सबसे निर्णायक क्षण आ गया। जैसे ही रुद्रांश ने बजरंग का हथियार हवा में उड़ाया, नव्या बिजली की तरह बजरंग के चेहरे के सामने लपक गई और फिर चटाक! नव्या की पूंछ एक चाबुक की तरह बजरंग के गाल पर जोर से पड़ी। थू! इतने भारी प्रहार से बजरंग के मुंह से खून के साथ उसके टूटे हुए दांत बाहर निकल आए। पूंछ के उस तीव्र प्रहार से उसके मस्तिष्क में जोरदार कंपन हुआ। उसने एक कराह भरी, उसकी आंखें पलट गईं और वह वहीं ढेर हो गया। इस प्रकार वह युद्ध जिसे पूरे शहर और विद्यालय की नज़रें देख रही थीं, इतनी जल्दी समाप्त हो गया। विजेता का निर्धारण करने में लगा समय, यदि सटीक रूप से कहा जाए, तो 10 सेकंड से भी कम था। कमज़ोर, बहुत कमज़ोर। क्या इन्हीं को आप शीर्ष अकादमियों के विश्वविद्यालय छात्र कहते हैं? ये इतने शक्तिहीन कैसे हो सकते हैं? यदि इन सब का स्तर यही है, तो मुझे खुशी है कि आप गुरुजनों ने मुझे नहीं चुना। मैदान पर खड़े रुद्रांश ने धीरे से मुड़कर नीचे खड़े विश्वविद्यालय छात्रों के समूह की ओर देखा। उसकी मुद्रा अत्यंत अहंकारी और तिरस्कारपूर्ण थी। प्रवेश शिक्षक, जो पहले उसे तुच्छ समझ रहे थे, उनके चेहरे पर रुद्रांश के ये शब्द अदृश्य थप्पड़ों की तरह पड़े। बहुत बढ़िया, शाबाश, इसे कहते हैं असली ताकत। इसी बीच प्रधानाचार्य विजय भार्गव खुशी से चिल्ला उठे। उनकी मुट्ठियां भिंची हुई थीं और उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। यह अद्भुत था, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। साथ ही विजय भार्गव के मन में अब 100% विश्वास हो गया था कि सूर्यवंशम विद्यालय नंबर 1 में एक अजेय दिव्य नाग का जन्म हो चुका है। एक स्तर 40 का प्रथम परिवर्तित फर्स्ट टियर पशु स्वामी स्तर 62 के द्वितीय परिवर्तित सेकंड टियर तलवारबाज को चुनौती देकर हरा देता है, और वह भी बिना किसी विशेष जादुई कौशल का उपयोग किए, केवल 3 प्रहारों में। दूसरी ओर विभिन्न अकादमियों से आए प्रवेश शिक्षक और उनके साथ आए छात्र भी गहरे सदमे में थे। ये कैसे संभव है? ईमानदारी से कहें तो इन शिक्षकों को इस युद्ध से कोई उम्मीद नहीं थी।
उनकी नज़रों में रुद्रांश के जीतने की संभावना शून्य थी। किसने सोचा था कि पासा इतनी जल्दी पलट जाएगा। उन्हें सबसे अधिक शर्मिंदगी और बेचैनी इस बात से हो रही थी कि रुद्रांश ने शुरू से अंत तक एक भी जादुई कौशल स्किल का उपयोग नहीं किया था। तारांकन पहला प्रहार, उस नन्ही हरी नागिन ने बजरंग को सीधा पीछे धकेल दिया। वहां किसी जादुई कौशल की ऊर्जा का संचार नहीं था, जिसका अर्थ था कि वह जीव की विशुद्ध शारीरिक शक्ति थी। तारांकन दूसरा प्रहार, शस्त्रहरण डिसाम। इसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी। एक शिक्षक के रूप में वे जानते थे कि यह तकनीक केवल वर्षों के अभ्यास और युद्ध की गहरी समझ से ही संभव है। तारांकन तीसरा प्रहार, उस नन्ही नागिन ने अपनी पूंछ का उपयोग हथेली की तरह किया और बजरंग को बेहोश कर दिया। पूरी प्रक्रिया में कोई जादुई मंत्र नहीं, केवल मनुष्य और जीव के बीच का उत्कृष्ट तालमेल। इसने पशु स्वामी पेशे के प्रति उनकी पूरी समझ को उलट कर रख दिया था। अतीत में उन्होंने जो पशु स्वामी देखे थे, वे युद्ध शुरू होते ही अपने जीवों को बफ देते थे और फिर खुद छिपने के लिए जगह ढूंढते थे। रुद्रांश ने आज उन्हें एक नया पाठ पढ़ाया था। क्या आपने ध्यान दिया? उस नन्ही नागिन की शारीरिक शक्ति स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट सामान्य नहीं है। हाँ, विजय भार्गव ने कहा था कि यह एक उत्परिवर्तित प्रजाति है, लेकिन उत्परिवर्तन की यह सीमा तो अकल्पनीय है। ये किसी खिलौना बंदूक का तोप में बदल जाने जैसा है। निश्चित रूप से अभी जो टक्कर हुई थी वह किसी तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन की टक्कर से भी अधिक शक्तिशाली थी। स्तर 62 का एक द्वितीय परिवर्तित योद्धा बंदूक की गोलियों को झेल सकता है और अपने नंगे हाथों से टैंक को फाड़ सकता है। यदि कोई जादुई ट्रेन भी उससे टकराती तो शायद वह इतना गंभीर रूप से घायल न होता, लेकिन इस नन्ही नागिन ने उसे एक ही बार में धराशायी कर दिया। यह ऐसा था जैसे एक छोटी सी पिस्तौल से मिसाइल जैसी शक्ति निकल रही हो। सान्वी, रिद्धि और अनन्या, तीनों सुंदर लड़कियों की आंखों में रुद्रांश के प्रति प्रशंसा और आदर के भाव थे। वहीं आर्यन, विक्रम और आकाश के चेहरे ऐसे काले पड़ गए थे जैसे उनके घर में किसी की मृत्यु हो गई हो। क्या कोई और भी है जो ऊपर आना चाहता है? आप सब अब एक साथ आ सकते हैं, और एक एक करके मत आइए जैसे कोई भोजन परोस रहा हो। बेहतर होगा यदि आप सब मिलकर आएं। मुझे थोड़ी जल्दी है। रुद्रांश की ठंडी और अहंकारी आवाज़ फिर से गूंजी। उसकी तलवार जैसी नुकीली आंखें सीधे विश्वविद्यालय छात्रों के समूह की ओर देख रही थीं। जी, नव्या ने भी गर्व से अपना नन्हा सिर ऊंचा किया। उसकी मुनिक जैसी आंखों में इन तथाकथित विश्वविद्यालय छात्रों के लिए स्पष्ट तिरस्कार था। जैसे ही ये शब्द पूरे हुए, दर्शकों में बैठे सभी छोटे छात्र पूरी तरह से उत्साहित हो गए। अरे बाप रे, रुद्रांश भैया तो कमाल के हैं। ओह विश्वविद्यालय के शेरों, सुना तुमने? भैया तुम्हें एक साथ बुला रहे हैं। अब हिचकिचा क्यों रहे हो? क्या स्तर 60 के शूरवीर एक स्तर 40 के छात्र से डर गए? अपमान का ज्वालामुखी। विश्वमाइत्री अकादमी के शिक्षक ह्यूबर्ट का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। रुद्रांश, अपनी सीमा मत भूलो। तुमने हमारे एक छात्र को हरा दिया, इसका मतलब यह नहीं कि तुम पूरे संस्थान का अपमान करो। रुद्रांश ने एक फीकी मुस्कान दी। अपमान तो तब शुरू हुआ था जब आपने मेरी नव्या को कचरा कहा था। अब मैं बस आपको हकीकत दिखा रहा हूँ। यदि आपकी अकादमी के सर्वश्रेष्ठ छात्र भी इसी स्तर के हैं, तो शायद आर्यावर्त के भविष्य को लेकर मुझे चिंता करनी चाहिए। ह्यूबर्ट ने अपने साथ आए अन्य 3 छात्रों की ओर देखा। वे छात्र बजरंग से भी अधिक शक्तिशाली थे। उनमें से एक स्तर 68 का अग्नि जादूगर फायर मेज था। जाओ, उसे उसकी औकात दिखाओ, ह्यूबर्ट ने चिल्लाकर आदेश दिया। तीनों छात्र एक साथ मैदान की ओर बढ़े। उनके चेहरों पर क्रोध और प्रतिशोध की भावना साफ झलक रही थी। वे जानते थे कि यदि आज वे हार गए तो उनकी अकादमी की साख मिट्टी में मिल जाएगी। मैदान पर पहुंचते ही अग्नि जादूगर ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा में गर्मी बढ़ने लगी और उसके चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं। अन्य 2 योद्धाओं ने भी अपनी कुल्हाड़ियां और ढालें संभाल लीं। रुद्रांश ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। उसने नव्या के सिर को सहलाया। नव्या, इस बार हम अपनी असली गति दिखाएंगे। किसी को भी संभलने का मौका मत देना। शिक्षिका गागी अभी भी कुर्सी पर बैठी थी, पर उनकी नज़रें रुद्रांश के हर कदम पर टिकी थीं। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि इस युवक का आत्मविश्वास कहाँ से आ रहा है। क्या वह वास्तव में 3-3 स्तर 60 जोड़ योद्धाओं को एक साथ संभाल पाएगा? तभी अग्नि जादूगर ने अपना हमला शुरू किया। नर्क की ज्वाला, हेलफायर बर्स्ट। मैदान की जमीन फटने लगी और रुद्रांश के पैरों के नीचे से आग के फव्वारे निकलने लगे। उसी समय अन्य 2 योद्धाओं ने 2 अलग दिशाओं से रुद्रांश पर हमला किया। रुद्रांश ने अपनी आंखें बंद कीं। उसके लड़ाई के बोध, कॉम्बैट अवेयरनेस ने उसे बताया कि हमले कहाँ से आ रहे हैं। नव्या, मायावी अग्नि गोला, मैजिक फ्लेम बुलेट। नव्या ने एक नहीं बल्कि 10 आग के गोले एक साथ हवा में छोड़े। वे गोले सामान्य नहीं थे, वे रुद्रांश की मानसिक शक्ति से निर्देशित होकर उन तीनों योद्धाओं की ओर बिजली की गति से बढ़े। अग्नि जादूगर ने अपनी अग्नि ढाल से बचाव करना चाहा, पर रुद्रांश के गोले उसकी ढाल को कागज की तरह फाड़कर उसके सीने से टकराए। धमाक धमाक, तीनों योद्धा धूल के गुबार में खो गए।
जब धुआं हटा तो तीनों जमीन पर कराह रहे थे। रुद्रांश अभी भी वहीं खड़ा था, उसके कपड़े पर धूल का एक कण भी नहीं था। मैंने कहा था, रुद्रांश ने ह्यूबर्ट की ओर देखते हुए कहा, मुझे जल्दी है। यदि आप लोग अभी भी नहीं समझे तो शायद मुझे थोड़ा और सख्त होना पड़ेगा। पूरा विद्यालय परिसर जयकारों से गूंज उठा। रुद्रांश अब केवल सूर्यवंशम का छात्र नहीं था, वह एक किंवदंती बन रहा था। अंतिम निर्णय और प्रस्थान। शिक्षिका गागी अपनी सीट से उठी और तालियां बजाने लगीं। अद्भुत रुद्रांश, तुमने साबित कर दिया कि एक सच्चा योद्धा सीमाओं में नहीं बंधा होता। ह्यूबर्ट, मुझे लगता है कि अब तुम्हें और तुम्हारी टीम को यहाँ से सम्मानपूर्वक चले जाना चाहिए। ह्यूबर्ट के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। वह अपने घायल छात्रों को लेकर बिना पीछे मुड़े स्कूल से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद अन्य छोटी अकादमियों के प्रतिनिधि भी समझ गए कि रुद्रांश उनके बस की बात नहीं है। रुद्रांश मैदान से नीचे आया, जहां अध्यापिका किरण ने उसे गले लगा लिया। मुझे तुम पर गर्व है रुद्रांश, तुमने न केवल अपनी गरिमा बचाई बल्कि इस स्कूल का नाम भी रोशन किया। रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए गागी की ओर हाथ बढ़ाया। शिक्षिका गागी, मैं इंद्रप्रस्थ चलने के लिए तैयार हूँ। गागी ने उसका हाथ थामा। तो तैयार हो जाओ रुद्रांश, कल सुबह हमारी उड़ान है। आर्यावर्त का सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उस रात रुद्रांश अपनी हवेली लौटा। उसने अपनी इन्वेंट्री से वह प्राचीन नाग तत्व का सार, एंशिएंट सर्पेंट एसेंस, निकाला। उसे पता था कि इंद्रप्रस्थ में चुनौतियां और भी बड़ी होंगी। उसे नव्या को और अधिक शक्तिशाली बनाना ही होगा। उसने वह सुनहरी शीशी नव्या के सामने रखी। नव्या ने उसे सूंघा और उसकी आंखें चमक उठीं। जैसे ही उसने उस सार को ग्रहण किया, उसका शरीर एक तेज सुनहरी और नीली रोशनी से घिर गया। हवेली के ऊपर आसमान में अचानक बिजली कड़कने लगी, जैसे कोई महान शक्ति जागृत हो रही हो। क्या नव्या का अगला रूप एक पूर्ण ड्रैगन होगा? इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में रुद्रांश का सामना किस नए प्रतिद्वंद्वी से होगा? और क्या सान्वी भी उसके साथ जाएगी? अध्याय 67, मेरा चुनाव। इंद्रप्रस्थ युद्ध विश्वविद्यालय। मैदान पर मौजूद नए छात्रों को इस बात की परवाह नहीं थी कि कौन सा स्कूल कितना प्रसिद्ध है या उसकी रैंकिंग क्या है। उनकी नज़रों में वे केवल एक ही नाम को पहचानते थे, रुद्रांश। विशेष रूप से बजरंग की शर्मनाक हार के बाद रुद्रांश के प्रति उनका आदर और प्रशंसा का स्तर 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वे साधारण प्रशंसकों से अब कट्टर अनुयायियों में बदल चुके थे। वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय के वरिष्ठ छात्रों के उस समूह के चेहरे निस्संदेह इस समय बहुत बदसूरत दिख रहे थे। लेकिन किसी में भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनके समूह में सबसे शक्तिशाली बजरंग ही था। वह स्तर 62 का द्वितीय परिवर्तित तलवारबाज था। बाकी सभी 55 से 60 के स्तर के दायरे में थे। अब ऊपर जाने की हिम्मत कौन करता? क्या वे अपनी पिटाई करवाने के लिए ऊपर जाते? इस क्षण नंदापुर प्रांत के महाविद्वान की उपाधि ने अंततः उन्हें इस बात को गंभीरता से लेने पर मजबूर कर दिया। इसने स्पष्ट रूप से दिखाया कि रुद्रांश निश्चित रूप से निवेश के योग्य था और उसकी प्रतिभा अद्वितीय थी। और प्रवेश कार्यालय के वे शिक्षक, जिन्होंने पहले रुद्रांश को नकार दिया था, इस समय अपनी साख खोने की परवाह नहीं कर रहे थे। कई प्रतिष्ठित अकादमियों के शिक्षक मौके पर ही चलकर आए और रुद्रांश को बड़े प्रस्ताव देने लगे। छात्र रुद्रांश, मुझसे पहले गलती हुई थी और मैं इसके लिए ईमानदारी से आपसे क्षमा मांगता हूँ। साथ ही हमारी हिम आत्मा अकादमी, आइस सोल अकेडमी भी आपको आमंत्रित करती है। इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय द्वारा दी गई शर्तों के अलावा हम आपको अतिरिक्त रूप से एक एस श्रेणी की पशु स्वामी कक्षा की पुस्तक देंगे। हमारी शैल हृदय अकादमी, रॉक हार्ट अकेडमी आपको एक अतिरिक्त एस श्रेणी की कौशल पुस्तक और 3 ए श्रेणी के गुप्तधाम टिकट देगी। रुद्रांश, जब तक तुम मेरी पूर्व चेतना अकादमी, ईस्ट स्पिरिट अकेडमी में आने के लिए तैयार हो, तुम अपनी शर्तें खुद तय कर सकते हो। अरे भाई, तुम तो वास्तव में बहुत खर्च करने के लिए तैयार हो। तुम भी तो वही कर रहे हो। प्रवेश शिक्षक, जो पहले ह्यूबर्ट के साथ खड़े थे, उन्होंने तुरंत ह्यूबर्ट का साथ छोड़ दिया और रुद्रांश की ओर बढ़ गए। ह्यूबर्ट का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वह आग बबूला था। तुम लोग अभी भी क्या देख रहे हो? पुरोहित प्रीस्ट, जल्दी जाओ और बजरंग का उपचार करो। जल्दी यहाँ से निकलो, ह्यूबर्ट ने चिल्लाकर कहा। इसके बाद ह्यूबर्ट में यहाँ रुकने का साहस नहीं बचा था। वास्तव में ये केवल उसका अपमान नहीं था, ये विश्वमाइत्री योद्धा अकादमी, मोस्टडर्स अकेडमी के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था। एक छात्र जो अपने दूसरे वर्ष में प्रवेश करने वाला था, वह स्तर 40 के एक पशु स्वामी से हार गया था। भले ही यह पशु स्वामी राज्य का महाविद्वान था, लेकिन बजरंग की हार बहुत बुरी थी। प्रतिद्वंद्वी ने तो किसी जादुई कौशल का उपयोग तक नहीं किया था। रुद्रांश का अटल निर्णय। जब विश्वमाइत्री अकादमी के लोगों को भीड़ से बाहर धकेल दिया गया, तो बाकी प्रवेश शिक्षकों ने रुद्रांश को लुभाने की कोशिश जारी रखी। शिक्षिका गागी, जो पास ही खड़ी थी, ये देखकर इस प्रतिस्पर्धा में शामिल होना चाहती थी।
लेकिन तभी रुद्रांश, जो पहले ही मैदान से नीचे उतर चुका था, ने इन शिक्षकों की ओर देखा और शांति से अपना सिर हिलाते हुए कहा, गुरुजन, मुझ जैसा छोटा पशु स्वामी आपकी महान और उच्च कोटि की प्रतिष्ठित अकादमियों में पढ़ने के योग्य कैसे हो सकता है? बेहतर होगा कि हम इस बात को यहीं भूल जाएं। इन शब्दों ने उन प्रवेश शिक्षकों के चेहरों को क्षण भर में शर्म से लाल कर दिया, जिनका व्यवहार अभी अभी पूरी तरह बदल गया था। स्पष्ट था कि रुद्रांश को अभी भी याद था कि पहले क्या हुआ था। साथ ही वे पछतावे से भर गए थे। ये सब उस कुत्ते ह्यूबर्ट की गलती थी। उन्हें पहले इंतजार करना चाहिए था और स्थिति को देखना चाहिए था। साथ ही मैंने अपना चुनाव पहले ही कर लिया है। रुद्रांश ने अपना सिर घुमाया और इंद्रप्रस्थ युद्ध विश्वविद्यालय शैनलॉन्ग अकेडमी की शिक्षिका की ओर देखा। उसका अर्थ स्वतः स्पष्ट था। उसका चुनाव इंद्रप्रस्थ अकेडमी था, जो देश की राजधानी सूर्यपुर, कंट्रीज कैपिटल में स्थित था। वास्तव में 5 शीर्ष अकादमियों के शिक्षण स्टाफ में बहुत अधिक अंतर नहीं था। रुद्रांश किसी भी अकादमी में जाता, परिणाम लगभग एक जैसा ही होता। मूल रूप से रुद्रांश ने उसी अकादमी में जाने की योजना बनाई थी जिसने सबसे अच्छी शर्तें दी थीं। लेकिन किसने सोचा था कि जैसे ही वह दरवाजे के भीतर कदम रखेगा, उसे अधिकांश अकादमियों द्वारा नापसंद किया जाएगा। सीधे सादे लोगों को भी गुस्सा आता है ना? रुद्रांश कोई संत नहीं था और वह अपमान को आसानी से भूलने वाला नहीं था। पहले आपने मुझे अनदेखा किया और अब आप उम्मीद करते हैं कि मैं आपके करीब आ जाऊं। रुद्रांश ने मन ही मन सोचा। इसलिए भले ही अन्य शीर्ष अकादमियों द्वारा दी गई शर्तें इंद्रप्रस्थ से बेहतर होती, रुद्रांश निश्चित रूप से उन्हें नहीं चुनता। ये देखकर कि रुद्रांश ने दृढ़ता से उसके स्कूल को चुना है, गागी के सुंदर चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। छात्र रुद्रांश, इंद्रप्रस्थ युद्ध विश्वविद्यालय में तुम्हारा स्वागत है। साथ ही गागी ने अपनी आवाज़ ऊंची की ताकि सब सुन सकें। पिछली शर्तों को फिर से दोहराना चाहिए, अन्यथा अन्य स्कूलों को लग सकता है कि इंद्रप्रस्थ कंजूस है। सुनो, 3 एस श्रेणी की पशु स्वामी कौशल पुस्तकें, 2 एस श्रेणी की सामान्य कौशल पुस्तकें और 1 एस श्रेणी का गुप्तधाम प्रवेश टिकट। छात्र रुद्रांश, क्या तुम इन शर्तों से संतुष्ट हो? जैसे ही गागी ने बोलना बंद किया, उफ, ये सुनकर अन्य स्कूलों के सभी प्रवेश शिक्षकों की सांसें थम गईं। ये तो अकल्पनीय था। कुल 5 एस श्रेणी की कौशल पुस्तकें और 1 एस श्रेणी का गुप्तधाम टिकट। यह उदारता कल्पना से परे थी। जैसा कि देश की सबसे प्रतिष्ठित अकादमी से उम्मीद की जाती थी, वह वास्तव में बहुत उदार थी। वैसे मैं तुम्हें याद दिला दूं, यहाँ की घटनाएं बहुत जल्दी फैल जाएंगी। गागी ने धीरे से रुद्रांश को सचेत किया। उस समय विश्वमाइत्री अकादमी के छात्र निश्चित रूप से तुम पर ध्यान देंगे। बेशक वे निजी तौर पर तुम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन भविष्य में वे प्रतिष्ठा चुनौती किकिंग द हॉल के रूप में तुम्हें चुनौती दे सकते हैं। इसलिए तुम्हें तीव्र प्रगति करनी होगी। यदि तुम वहीं रुके रहे जहां अभी हो, तो भविष्य में कठिनाई होगी। गागी ने मधुर स्वर में समझाया। तथाकथित प्रतिष्ठा चुनौती का सीधा सा अर्थ है, जब किसी अकादमी के छात्रों का अपमान होता है, तो वह स्कूल, अध्ययन और अभ्यास विनिमय के नाम पर दूसरे स्कूल का दौरा करता है। फिर वे अपने छात्रों को दूसरे स्कूल के छात्रों को चुनौती देने के लिए भेजते हैं ताकि वे अपना खोया हुआ सम्मान वापस पा सकें। योद्धाओं की इस दुनिया में ये तरीका पूरी तरह से स्वीकार्य और समर्थित है। ये मत्स्य न्याय, द लॉ ऑफ द जंगल की दुनिया है जहां बलवान ही टिकता है। यहाँ तक कि प्रशासन भी योद्धाओं को अखाड़े में उतरने और एक दूसरे से लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, बशर्ते वे प्रासंगिक कानूनों का पालन करें। यहाँ तक कि जीवन मरण के अनुबंध भी स्वतंत्र रूप से हस्ताक्षरित किए जा सकते हैं। इसके जवाब में रुद्रांश ने बस उदासीनता से सिर हिलाया। चुनौती देने आएंगे, वह तो यही चाहता था। साथ ही आज से 3 दिन बाद स्कूल पंजीकरण का दिन है। इन कुछ दिनों में अपने पारिवारिक मामलों और ज़रूरी चीज़ों को व्यवस्थित कर लो। मैं 3 दिन बाद तुम्हें लेने आऊंगी। गागी ने कहा। ठीक है, रुद्रांश ने सहमति दी। योद्धाओं की इस दुनिया में एक बार जब आप हाई स्कूल या विश्वविद्यालय पहुंच जाते हैं, तो तथाकथित गर्मियों या सर्दियों की लंबी छुट्टियां नहीं होती। सेमेस्टर के अंत के बाद लगभग 10 दिनों की एक छोटी छुट्टी दी जाती है और फिर पढ़ाई फिर से शुरू हो जाती है। हालांकि कोई भी छात्र शिकायत नहीं करता। आखिरकार नीरस और उबाऊ किताबी पाठ्यक्रमों की तुलना में जीवन और मृत्यु के बीच भटकने वाला ये युद्ध कौशल निस्संदेह रोमांचक और जुनून से भरा है। साथ ही कदम दर कदम शक्तिशाली होने का एहसास लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। छात्र रुद्रांश, नंदापुर शिक्षा ब्यूरो की ओर से मिलने वाले पुरस्कार भी इन 3 दिनों के भीतर तुम्हें पहुंचा दिए जाएंगे। प्रधानाचार्य विजय भार्गव चाओ लॉन्गजून ने भी इस समय मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद प्रधानाचार्य। रुद्रांश ने विनम्रता से सिर झुकाया। हाँ, तुम्हें इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है बच्चे। याद रखना, जब भी समय मिले अपने विद्यालय वापस आते रहना। विजय भार्गव दिल खोलकर हंसे। मैं जरूर आऊंगा। इसके बाद रुद्रांश ने धीरे से गहरी सांस छोड़ी।
उसकी नज़रें नीले आसमान की ओर थीं और उसकी आंखों में एक उग्र युद्ध भावना उभर आई थी। इंद्रप्रस्थ युद्ध विश्वविद्यालय, मैं आ रहा हूँ। लेकिन तभी पास से सान्वी की धीमी आवाज़ आई। गुरुजन, क्या आप? सान्वी ने झिझकते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हमें भूल गए। जैसे ही ये शब्द पूरे हुए, कई शिक्षक थोड़ा चौंक गए और फिर उन्होंने सान्वी और अन्य लड़कियों की ओर देखा। अरे, वे वास्तव में इन होनहार नए छात्रों के बारे में लगभग भूल ही गए थे। गुरु की पत्नी किरण का आशीर्वाद। भीड़ धीरे धीरे छंटने लगी थी। रुद्रांश विद्यालय के गलियारों से गुजर रहा था जब उसे अपनी अध्यापिका किरण मिली। किरण केवल उसकी शिक्षिका नहीं थी, उन्होंने उस समय रुद्रांश का साथ दिया था जब पूरी दुनिया ने उससे मुंह मोड़ लिया था। रुद्रांश, रुको, किरण ने उसे पुकारा। उनके हाथ में एक छोटा सा रेशमी डब्बा था। अध्यापिका किरण, आप यहाँ। रुद्रांश रुक गया। बेटा, तुम अब एक बहुत बड़े सफर पर जा रहे हो। इंद्रप्रस्थ कोई साधारण जगह नहीं है, किरण ने भावुक होते हुए कहा। मेरे पति, जो तुम्हारे गुरु समान थे, वे हमेशा कहते थे कि तुम्हारी प्रतिभा एक दिन बादलों को चीरकर सूरज की तरह चमकेगी। आज उनकी बात सच हो गई। रुद्रांश का गला भर आया। अध्यापिका, आपकी और गुरुजी की कृपा के बिना मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। किरण ने वह डब्बा रुद्रांश को थमा दिया। यह मेरी ओर से एक छोटा सा उपहार है। यह एक प्राचीन सुरक्षा तावीज़ है। इसे पहनना, ये तुम्हें बुरी नज़र और मानसिक हमलों से बचाएगा। रुद्रांश ने सम्मानपूर्वक डब्बा स्वीकार किया। धन्यवाद गुरु माता, मैं आपके द्वारा सिखाई गई बातों को कभी नहीं भूलूंगा। नव्या ने भी किरण के हाथों को अपनी कोमल त्वचा से छुआ, जैसे वह भी अपना आभार व्यक्त कर रही हो। किरण ने मुस्कुराते हुए नव्या के सिर को सहलाया। और तुम, नन्ही शैतान, अपने मालिक का ख्याल रखना। 3 दिन का विश्राम और तैयारी। अगले 3 दिन रुद्रांश के लिए बहुत व्यस्त रहे। उसे नंदापुर शिक्षा ब्यूरो से ढेर सारे संसाधन प्राप्त हुए। प्राप्त पुरस्कार: तारांकन स्वर्ण मुद्राएं 50 लाख, तारांकन उच्च श्रेणी अनुभव गोलियां 20 नग, तारांकन अग्निपुष्प कवच स्तर 40 के लिए सर्वश्रेष्ठ रक्षात्मक सूट। रुद्रांश ने इन 3 दिनों का उपयोग अपनी हवेली को सुरक्षित करने और अपनी बहन आन्या के लिए कुछ विशेष व्यवस्था करने में किया। हालांकि आन्या अभी छोटी थी, पर रुद्रांश चाहता था कि उसके पास भविष्य के लिए पर्याप्त संसाधन हों। उसने अपनी जीत की राशि का एक बड़ा हिस्सा आन्या के नाम एक ट्रस्ट में जमा करवा दिया। तीसरी रात, जब चांद अपने पूरे शबाब पर था, रुद्रांश अपनी छत पर नव्या के साथ बैठा था। नव्या, कल हम निकल रहे हैं। रुद्रांश ने नव्या के सिर को सहलाते हुए कहा। नव्या ने एक धीमी फुफकार भरी। उसका शरीर अब पहले से कहीं अधिक सुगठित और चमकदार लग रहा था। प्राचीन नाग तत्व के सार ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। उसके अंदर की ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि रुद्रांश उसे महसूस कर सकता था। मैंने सुना है कि इंद्रप्रस्थ में ड्रैगन सवार, ड्रैगन राइडर्स भी होते हैं, रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए कहा। लोग सोचते हैं कि तुम केवल एक नागिन हो, पर वे नहीं जानते कि मेरे साथ साक्षात काल देवता चल रहा है। नव्या ने अपनी आंखों में एक नीली बिजली दिखाई। वह मानो कह रही थी, उन्हें जानने दो, जब समय आएगा तो वे डर से कांप उठेंगे। प्रस्थान का दिन। चौथे दिन की सुबह, सूर्यवंशम शहर के आकाश में एक विशाल जादुई उड़ने वाला जहाज एयरशिप दिखाई दिया। उस पर इंद्रप्रस्थ युद्ध विश्वविद्यालय का स्वर्ण ध्वज लहरा रहा था। पूरा शहर रुद्रांश को विदा करने के लिए जमा हो गया था। सान्वी, रिद्धि और अनन्या भी वहां थीं। सान्वी का चयन भी एक अच्छी अकादमी में हुआ था, पर वह रुद्रांश के साथ इंद्रप्रस्थ नहीं जा रही थी। अपना ख्याल रखना, रुद्रांश, सान्वी ने हाथ मिलाते हुए कहा। तुम भी, सान्वी, हम फिर मिलेंगे, शायद किसी बड़ी प्रतियोगिता में, रुद्रांश ने आत्मविश्वास से कहा। गागी जहाज से नीचे उतरी। उनकी राजसी पोशाक हवा में लहरा रही थी। चलो रुद्रांश, समय हो गया है। रुद्रांश ने आखिरी बार अपनी हवेली और अपने शहर की ओर देखा। यहाँ उसकी यादें थीं, उसका संघर्ष था, पर अब उसका भविष्य उसे पुकार रहा था। जैसे ही वह जहाज पर चढ़ा, नव्या उसके कंधे पर आकर बैठ गई। जहाज धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगा। नीचे खड़े लोग रुद्रांश रुद्रांश चिल्ला रहे थे। जहाज के भीतर रुद्रांश को एक आलीशान कमरा दिया गया था। गागी उसके पास आईं। रुद्रांश, इंद्रप्रस्थ पहुंचने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। गागी का स्वर अब गंभीर था। विश्वविद्यालय में 5 मुख्य गुट फैक्शंस हैं। हर गुट एक प्राचीन वंश से जुड़ा है। वे नए प्रतिभाशाली छात्रों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे। क्या मुझे किसी गुट में शामिल होना होगा? रुद्रांश ने पूछा। जरूरी नहीं, पर अकेले रहना वहां बहुत कठिन होता है, गागी ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। लेकिन तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो किसी के पास नहीं है, एक असीम क्षमता। बस याद रखना, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। रुद्रांश ने सिर हिलाया। उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाने लगा। उसे महसूस हुआ कि नव्या के शरीर के भीतर कुछ बदल रहा है। डिंग, चेतावनी, नव्या का रक्त वंश 45% तक जागृत हो चुका है।
प्राचीन नाग तत्व के प्रभाव से वह एक अस्थायी सुप्त अवस्था हाइबरनेशन में जा सकती है। रुद्रांश घबरा गया। क्या सुप्त अवस्था? अभी चिंता मत करो, एक भारी और प्राचीन आवाज रुद्रांश के मन में गूंजी। ये पहली बार था जब रुद्रांश ने नव्या के भीतर से किसी को बोलते सुना था। ये परिवर्तन का समय है। जब मैं जागूंगी तो दुनिया मेरा नया नाम पुकारेगी। रुद्रांश दंग रह गया। क्या नव्या अब उससे बात कर सकती थी? जहाज बादलों के बीच से निकल रहा था। दूर क्षितिज पर इंद्रप्रस्थ की गगनचुंबी इमारतें दिखाई देने लगी थीं। ये योद्धाओं का शहर था, शक्ति का केंद्र था। रुद्रांश ने अपनी मुट्ठी कसी। चाहे जो हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आर्यावर्त, तैयार हो जाओ। रुद्रांश आ रहा है। क्या नव्या सुप्त अवस्था के बाद किसी नए और भयानक रूप में जागृत होगी? इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के गुटों की राजनीति में रुद्रांश कैसे बचेगा? और क्या वह उस रहस्यमयी आवाज का पता लगा पाएगा? अध्याय 68, अकल्पनीय उपहार और महाशक्ति का उदय। सान्वी, रिद्धि और अन्य लड़कियों के शैक्षणिक परिणाम वास्तव में बहुत अच्छे थे। यद्यपि वे देश की शीर्ष 5 अकादमियों में स्थान पाने में विफल रहीं, लेकिन किसी प्रतिष्ठित प्रमुख विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना उनके लिए कोई समस्या नहीं थी। हालांकि वे तीनों लड़कियां वास्तव में रुद्रांश के साथ इंद्रप्रस्थ युद्ध विश्वविद्यालय अकेडमी जाना चाहती थीं, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके अंक इतने ऊंचे नहीं थे कि वे उस कठिन मेरिट सूची में जगह बना सकें। अंततः उन्हें भारी मन से अपनी इस इच्छा को त्यागना पड़ा। इसमें वे कुछ कर भी नहीं सकती थीं। शीर्ष अकादमियां केवल प्रत्येक प्रांत के सर्वश्रेष्ठ 100 नए छात्रों की ही भर्ती करती हैं। जहां तक सान्वी और अन्य लड़कियों का सवाल था, उनके अंक प्रांतीय शीर्ष 200 से बाहर थे। यह अप्रत्यक्ष रूप से ये भी दर्शाता था कि इस वर्ष की नंदापुर प्रांत नांजो प्रोविंस की योद्धा प्रवेश परीक्षा में प्रतिस्पर्धा कितनी भयंकर थी। पुरस्कारों की वर्षा। अगले 3 दिनों तक रुद्रांश पूरी तरह से उपहारों और पुरस्कारों को प्राप्त करने में व्यस्त रहा। इंद्रप्रस्थ बैंक संदेश 28 जून सुबह 10:32 बजे नंदापुर प्रांत शिक्षा ब्यूरो द्वारा आपके खाते अंतिम अंक 9898 में 5 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का हस्तांतरण सफल रहा। आपका वर्तमान शेष 23 करोड़ 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं। इंद्रप्रस्थ बैंक संदेश 28 जून सुबह 10:32 बजे नंदापुर प्रांत शिक्षा ब्यूरो द्वारा अतिरिक्त 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का हस्तांतरण। वर्तमान शेष 24 करोड़ 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं। इंद्रप्रस्थ बैंक संदेश ल्यूशिंग औषधीय निगम द्वारा 50 लाख स्वर्ण मुद्राओं का जमा। वर्तमान शेष 24 करोड़ 70 लाख स्वर्ण मुद्राएं। एक 18 साल का युवक और करोड़ों की संपत्ति, वह भी पूरी तरह से अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर अर्जित की गई। रुद्रांश के पिछले जीवन में ऐसा उदाहरण असंभव होता, लेकिन इस योद्धाओं की दुनिया ट्रांसफर वर्ल्ड में ऐसे उदाहरण वास्तव में काफी सामान्य थे। बेशक मौद्रिक पुरस्कार तो केवल एक शुरुआत अपेटाइजर थे। असली उदार पुरस्कार तो वे योद्धा संसाधन थे, जिन्हें जादुई परिवहन वाहनों द्वारा कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया था। नंदापुर प्रांत शिक्षा ब्यूरो ने 2 अत्यंत बहुमूल्य एस श्रेणी की सार्वभौमिक कौशल पुस्तकें यूनिवर्सल स्किल बुक्स भेंट की, जो केवल अनंत सागर एंडलेस सी नामक कठिन कालकोटरी डंजन में ही पाई जा सकती थीं। 1. शून्य गमन टेलीपोर्टेशन एस। 2. दुर्बलता श्राप वीकनेस एस। ग्रेटर दैन शून्य गमन एस। इस कौशल के उपयोग के बाद आप 10 किलोमीटर की सीमा के भीतर किसी भी ऐसे स्थान पर तुरंत पहुंच सकते हैं जहां आप पहले जा चुके हैं। ग्रेटर दैन विशेष नोट, 1 से ज्यादा पुनरावृत्ति समय कूलडाउन 10 मिनट। ग्रेटर दैन 2 युद्ध के दौरान उपयोग किया जा सकता है। ग्रेटर दैन सारांश, पीछा करने, बचने या रणनीतिक स्थिति बदलने के लिए एक दिव्य कौशल। ग्रेटर दैन दुर्बलता श्राप एस। लक्ष्य पर डालने के बाद शत्रु एक अत्यंत कमजोर अवस्था में चला जाता है। ग्रेटर दैन विशेष नोट, ग्रेटर दैन 1 प्रभाव, लक्ष्य का रक्षा कवच, आम जादुई प्रतिरोध, मैजिक रेजिस्टेंस, क्षति कटौती, डैमेज रिडक्शन और तीनों गतियां आक्रमण, आंदोलन और मंत्रोच्चार की गति 40% तक कम हो जाती हैं। ग्रेटर दैन 2 पुनरावृत्ति समय 5 मिनट। ग्रेटर दैन सारांश, आमने सामने की लड़ाई 1-on-1 के लिए एक घातक कौशल। ग्रेटर दैन, ये दोनों पुस्तकें इतनी दुर्लभ थीं कि आपके पास पैसा होने पर भी आप इन्हें बाजार से नहीं खरीद सकते थे। ये एक विशिष्ट संसाधन थे जो केवल एक ही कालकोटरी में उत्पन्न होते थे। नंदापुर प्रांत की उदारता वास्तव में असीम थी। उन्होंने रुद्रांश जैसे होनहार छात्र को प्रोत्साहित करने के लिए अपने सबसे सीमित संसाधनों को दांव पर लगा दिया था। वहीं दूसरी ओर सूर्यवंशम शहर के शिक्षा ब्यूरो ने एक ए श्रेणी की पशु स्वामी पुस्तक भेजी, पशु बलिदान, बीस्ट पेट सैक्रिफाइस। ग्रेटर दैन पशु बलिदान 1। जब आपको कोई प्राणघातक चोट लगती है तो आपका पालतू जीव आपकी रक्षा में तुरंत अपने प्राण त्याग देगा और बदले में आप पुनर्जीवित हो जाएंगे। ग्रेटर दैन विशेष नोट, ग्रेटर दैन 1 पुनरावृत्ति समय 0 सेकंड। ग्रेटर दैन 2। यदि आपके पास 1 से अधिक जीव हैं तो आप बलि के लिए विशिष्ट जीव का चयन कर सकते हैं। ग्रेटर दैन रुद्रांश ने इस कौशल को देखा।
ये कौशल निस्संदेह पालतू जीवों के प्रति अत्यंत क्रूर और अन्यायपूर्ण था। लेकिन वह सूर्यवंशम शिक्षा बयूरों को दोष नहीं दे सकता था। सूर्यवंशम शहर वास्तव में बहुत गरीब था, उनके लिए ए श्रेणी की पुस्तक देना ही उनकी क्षमता से बाहर की बात थी। हालांकि रुद्रांश ने इसके बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचा और पुस्तक को सीधे अपनी इन्वेंट्री के अंधेरे कोने में फेंक दिया। उसने मन ही मन तय कर लिया कि इंद्रप्रस्थ पहुंचने के बाद वह इसे बेच देगा। उसकी गोद में नव्या लिटिल किंग गहरी नींद में सो रही थी। रुद्रांश की आंखों में एक कोमल चमक आ गई। जब वह इस दुनिया में आया था तो वह बिल्कुल अकेला था। अब उसकी गोद में मौजूद ये छोटा सा जीव उस पर, अपने स्वामी पर पूरे दिल से भरोसा और निर्भर करता था। नव्या के लिए रुद्रांश ही उसका पूरा संसार था। यदि रुद्रांश उसे मरने के लिए भी कहता तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के अपना जीवन दे देती। अकेले रुद्रांश के लिए क्या नव्या उसके परिवार जैसी नहीं थी? अपने जीवन के बदले अपने साथी की बलि देना अन्य पशु स्वामियों के लिए ये कौशल खजाने से कम नहीं होता। आखिरकार जीवों की कोई कमी नहीं है, एक मरता है तो दूसरा मिल जाएगा, लेकिन अपना जीवन सबसे कीमती है। अन्य पशु स्वामियों की नज़रों में रुद्रांश का अपने जीव को परिवार मानना मूर्खतापूर्ण लग सकता था, पर रुद्रांश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है। इंद्रप्रस्थ युद्ध विश्वविद्यालय के राजसी उपहार। तीसरे और अंतिम दिन इंद्रप्रस्थ युद्ध विश्वविद्यालय अकेडमी के पुरस्कार भी पहुंच गए। 3 एस श्रेणी की पशु स्वामी कौशल पुस्तकें और 2 एस श्रेणी की सार्वभौमिक पुस्तकें। 1 रक्तवंश विलय ब्लडलाइन फ्यूजन एस। यह एक निष्क्रिय कौशल पैसिव स्किल है। इसके माध्यम से स्वामी अपने पालतू जीव की चारों मुख्य विशेषताओं अट्रिब्यूट्स का 10% हिस्सा स्थायी रूप से प्राप्त कर लेता है। नोट: यदि आपके पास एकाधिक जीव हैं तो आप उन सभी के कुल योग का 10% प्राप्त करेंगे। ओह! जब रुद्रांश ने इस कौशल का विवरण पढ़ा तो उसकी सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखें तीव्र आश्चर्य से भर गईं। 10% सुनने में एस श्रेणी के लिए कम लग सकता है, लेकिन असली शक्ति तब उजागर होती है जब आपके पास कई जीव हों। नव्या की वर्तमान विशेषताएं औसतन 50,000 अंक प्रति श्रेणी थीं। 10% का मतलब है 5,000 अंक। दूसरे शब्दों में, रुद्रांश, जो वर्तमान में स्तर 40 पर है और जिसके पास केवल 4,000 अंकों की औसत शक्ति है, इस कौशल को सीखते ही 9,000 अंकों तक पहुंच जाएगा। यदि वह भविष्य में दूसरे या तीसरे जीव के साथ अनुबंध करता है तो ये शक्ति अकल्पनीय स्तर तक बढ़ जाएगी। 2 पशु स्वामी बंधन बीस्ट पेट बॉन्ड एस। ये भी एक निष्क्रिय कौशल है। आप अपने जीवों के साथ एक विशेष बंधन विकसित करते हैं जिसके प्रभाव जीव के प्रकार के आधार पर अलग अलग होते हैं। विशेष प्रभाव: 1 वर्तमान बंधन नील विद्युत बंधन अजूर लाइटनिंग बॉन्ड। 2 प्रभाव: आपके सभी हमलों में नील विद्युत अजूर थंडर तत्व जुड़ जाएगा और आपकी अपनी समग्र विशेषताओं में 30% की वृद्धि होगी। 3 यदि आपके पास कई जीव हैं तो कई बंधन एक साथ सक्रिय रह सकते हैं। 3 मानसिक जुड़ाव टेलीपैथिक कनेक्शन एस। जब आप अपने जीवों के साथ मिलकर लड़ते हैं तो आपकी और आपके सभी जीवों की समग्र विशेषताओं में 50% की भारी वृद्धि होगी। इसके बाद 2 सार्वभौमिक एस श्रेणी की निष्क्रिय पुस्तकें थीं। 4 अटल कवच अनयील्डिंग बुलवर्क एस। आपके स्वास्थ्य अंक एचपी जितने कम होंगे, आपका रक्षा कवच आमद जादुई प्रतिरोध और क्षति कटौती उतनी ही अधिक होगी। जब स्वास्थ्य 10% पर पहुंचेगा तो रक्षा शक्ति 500% तक बढ़ जाएगी। 5 कृपया मृत्यु को प्राप्त न हो, प्लीज डू नॉट डाई एस। यह शायद सबसे कीमती कौशल था। जब आपको कोई घातक चोट लगेगी तो आप एक बार मृत्यु से बच जाएंगे, आपका स्वास्थ्य 100% बहाल हो जाएगा और आप अगले 5 सेकंड के लिए अजेय इनविंसिबल अवस्था में रहेंगे। पुनरावृत्ति समय 5 मिनट। उदार, अत्यंत उदार। इंद्रप्रस्थ युद्ध विश्वविद्यालय वास्तव में आर्यावर्त ड्रैगन कंट्री की सर्वश्रेष्ठ अकादमी होने के योग्य थी। उनकी उदारता की कोई सीमा नहीं थी। 5 पुस्तकें निष्क्रिय कौशल थीं, जिसका अर्थ था कि उन्हें सक्रिय करने के लिए रुद्रांश को ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी। इनमें बचाव, हमले और जीवनदान सभी क्षेत्रों को कवर किया गया था जिसकी रुद्रांश को सबसे अधिक आवश्यकता थी। इन सब के अलावा नंदापुर शिक्षा ब्यूरो द्वारा एक अत्यंत मूल्यवान एस श्रेणी का अमृत एलिक्सिर भी भेजा गया था। नव्या का सुप्त जागरण और प्रस्थान की पूर्व संध्या। रात के सन्नाटे में रुद्रांश ने उन सभी कौशलों को आत्मसात कर लिया। जैसे ही उसने रक्त वंश विलय और पशुस्वामी बंधन सीखा, उसके शरीर से एक तेज नीली रोशनी निकली। उसकी नसें फड़कने लगीं और उसे महसूस हुआ कि उसकी मांसपेशियों में एक नई प्रचंड शक्ति का संचार हो रहा है। नव्या, जो अब तक सो रही थी, अचानक जागी। उसकी आंखों में एक अजीब सी सुनहरी चमक थी। डिंग! नव्या का रक्त वंश जागृति स्तर 50%। चेतावनी: प्राचीन नाग तत्व के प्रभाव और कौशलों के विलय के कारण नव्या द्वितीय चरण विकास सेकेंड टियर एवोल्यूशन की प्रक्रिया में प्रवेश कर रही है। वह अगले 48 घंटों के लिए सुप्त अवस्था हाइबरनेशन में रहेगी।
नव्या ने रुद्रांश की कलाई पर धीरे से अपना सिर रखा और उसका शरीर धीरे धीरे पारभासी ट्रांसलूसेंट होने लगा, जैसे वह किसी जादुई कोकून में समा रही हो। वह छोटी होकर रुद्रांश की कलाई पर एक जीवित कंगन की तरह लिपट गई और स्थिर हो गई। रुद्रांश ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसे थोड़ा डर लग रहा था, पर वह जानता था कि जब नव्या जागेगी तो वह और भी शक्तिशाली होगी। अगले दिन सुबह शिक्षिका गागी उसे लेने के लिए विद्यालय पहुंची। तैयार हो, रुद्रांश? गागी ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम्हारे चेहरे की चमक बता रही है कि तुमने उपहारों का सही उपयोग किया है। गागी ने सिर हिलाया। ठीक है, हम दोपहर 2 बजे प्रस्थान करेंगे। इंद्रप्रस्थ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रुद्रांश सबसे पहले किरण के घर गया। वह अपनी गुरु माता को प्रणाम करना चाहता था। किरण ने उसे तिलक लगाया और दही चीनी खिलाई। रुद्रांश, याद रखना, शक्ति केवल जीतने के लिए नहीं बल्कि कमजोरों की रक्षा के लिए होती है। तुम्हारे गुरु आज जहां भी होंगे तुम पर बहुत गर्व कर रहे होंगे। रुद्रांश ने वचन दिया कि वह कभी अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटेगा। इसके बाद उसने आन्या को गले लगाया। आन्या, मैं जा रहा हूं, पर मैं अक्सर पत्र लिखूंगा। अपनी पढ़ाई और अभ्यास पर ध्यान देना। याद रखना, तुम एक योद्धा की बहन हो। आन्या की आंखों में आंसू थे, पर उसने बहादुरी से मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी एक दिन इंद्रप्रस्थ आऊंगी भैया। इंद्रप्रस्थ का पहला कदम। दोपहर में रुद्रांश और गागी एक विशेष जादुई विमान पर सवार हुए। विमान ने जैसे ही उड़ान भरी, सूर्यवंशम शहर के पहाड़ और नदियां छोटे दिखने लगे। कुछ घंटों बाद क्षितिज पर इंद्रप्रस्थ द कैपिटल सिटी की चमक दिखाई देने लगी। ये शहर आधुनिक तकनीक और प्राचीन जादू का एक अद्भुत मिश्रण था। गगनचुंबी इमारतें बादलों को छू रही थीं और हवा में हजारों जादुई वाहन उड़ रहे थे। विमान सीधे इंद्रप्रस्थ युद्ध विश्वविद्यालय के विशाल परिसर के भीतर उतरा। जैसे ही रुद्रांश नीचे उतरा, उसे एक प्रचंड जादुई ऊर्जा महसूस हुई जो पूरे परिसर में फैली हुई थी। स्वागत है, रुद्रांश, गागी ने एक विशाल स्वर्ण द्वार की ओर इशारा करते हुए कहा। यह आर्यावर्त के भविष्य का द्वार है। द्वार पर कई वरिष्ठ छात्र खड़े थे। उनमें से एक छात्र, जिसका नाम विक्रम था, रुद्रांश की ओर बढ़ा। उसकी नज़र रुद्रांश की कलाई पर लिपटी नव्या, जो अभी कोकून में थी, पर पड़ी। तो यही है वह महान पशु स्वामी जिसे शिक्षिका गागी इतनी मेहनत से लेकर आए हैं। विक्रम ने उपहास करते हुए कहा। सुना है नंदापुर में तुमने बहुत शोर मचाया है, पर याद रखना, यहाँ के छात्र स्तर 60 के योद्धाओं को नाश्ते में खाते हैं। रुद्रांश ने उसकी आंखों में सीधे देखा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव था। उम्मीद है कि यहाँ के नाश्ते में मुझे भी कुछ चुनौतीपूर्ण मिलेगा, क्योंकि अब तक जो मिला है वह बहुत फीका था। विक्रम का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा, पर गागी की उपस्थिति के कारण उसने खुद को रोक लिया। कल सुबह अभ्यास मैदान में मिलते हैं। नए छात्रों का स्वागत करने की हमारी अपनी परंपरा है। रुद्रांश बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। उसे अपने आवंटित विला में ले जाया गया। वह विला किसी महल से कम नहीं था। वहाँ हर सुविधा मौजूद थी, प्रशिक्षण कक्ष, ध्यान कक्ष और एक बड़ा बगीचा। रात को रुद्रांश ने अपने विला की छत से पूरे इंद्रप्रस्थ शहर को देखा। शहर की रोशनी सितारों की तरह चमक रही थी। उसने अपनी कलाई पर लिपटी नव्या को सहलाया। कल से एक नया युद्ध शुरू होगा नव्या, उसने बुदबुदाते हुए कहा। सो जाओ, क्योंकि जब तुम जागोगी तो हमें इस पूरे शहर को हिलाना है। तभी रुद्रांश को अपने कमरे के दरवाजे पर एक हल्की दस्तक सुनाई दी। जब उसने दरवाज़ा खोला तो सामने एक अत्यंत सुंदर लड़की खड़ी थी, जिसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। नमस्ते रुद्रांश, मेरा नाम ईशानी है, उसने एक मधुर मुस्कान के साथ कहा। मैं यहाँ के नील पद्म ब्लू लोटस कुट की प्रतिनिधि हूँ। क्या हम बात कर सकते हैं? क्या रुद्रांश इंद्रप्रस्थ की इस राजनीति और गुटबाजी में शामिल होगा? ईशानी का असली मकसद क्या है? और जब नव्या अपने नए रूप में जागृत होगी तो उसकी पहली दहाड़ कितनी भयानक होगी? अध्याय 69, वज्रखड्ग और महाशक्ति का अभिषेक। विशेष श्रेणी विशेषता संवर्धन गुटिका S7 के बाद एक स्थायी बफ प्राप्त होगा। विशेष नोट, एक प्रभाव, उपभोक्ता की चारों मुख्य विशेषताओं एट्रीब्यूट्स में 10% की स्थायी वृद्धि। 2 इस प्रभाव को किसी भी शुद्धिकरण डिस्पेल प्योरिफिकेशन कौशल द्वारा हटाया नहीं जा सकता। यह एक औषधि जनित शक्ति थी, और वह भी एक अत्यंत दुर्लभ स्थायी औषधि। अंततः यह वह शस्त्र था जो उस चतुष्कोणीय महाजादूगर 4 प्रोफेशन गॉड मेज ने रुद्रांश को अपने व्यक्तिगत नाम पर उपहार स्वरूप दिया था। स्तर 40 का हीरा 1 सितारा डायमंड 1 स्टार गुणवत्ता वाला शस्त्र वज्रखड्ग थंडर ब्लेड। शस्त्र विवरण। वज्रखड्ग। उपकरण वज्रखड्ग थंडर ब्लेड। प्रकार ताचिक लंबी मुड़ी हुई तलवार। श्रेणी हीरा 1 सितारा डायमंड 1 स्टार। स्तर आवश्यकता स्तर 40। पेशा प्रतिबंध कोई नहीं। विशेषताएं शक्ति जोड़ 2000, रक्षा कवच जोड़ 2000, जादुई प्रतिरोध जोड़ 2000। उपकरण प्रभाव एक प्रहार करते समय स्वयं की आक्रमण गति और कवच भेदन आर्मर पेनिट्रेशन में 60% की वृद्धि।
दो इस शस्त्र द्वारा की गई क्षति डैमेज एक सुरक्षा कवच शील्ड में बदल जाएगी, जिसका मान उपयोगकर्ता के अधिकतम स्वास्थ्य एचपी का 30% होगा। 3 20% जीवन अवशोषण लाइफस्टाइल प्रभाव। 4 प्रहार के दौरान 30% संभावना है कि शत्रु पर बिजली गिरेगी, जो भारी क्षति के साथ शत्रु को 1 सेकंड के लिए मूर्छित स्टन कर देगी। शस्त्र निर्माता आकाशगर्ग। ये शस्त्र उस पाताल नाग भाले इन्फर्नल सर्पेंट स्पीयर से कई गुना अधिक शक्तिशाली था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ताची प्रकार का ये शस्त्र अत्यंत लचीला और तीव्र था, जो रुद्रांश की युद्ध शैली के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। यह एक भारी उपहार था जिसका मूल्य किसी एस श्रेणी की कौशल पुस्तक से कम नहीं था। ये सर्वविदित था कि हीरा श्रेणी के शस्त्र केवल हीरा श्रेणी के कालकोठरी स्वामियों डंजन बॉसेस से ही प्राप्त होते हैं, और रुद्रांश ने जो कालकोठरी पहले साफ की थी वह केवल स्वर्ण श्रेणी की थी। ये वज्र खड्ग विशेष रूप से आकाशगर्ग द्वारा हस्तनिर्मित था, जिससे इसका मूल्य और भी बढ़ गया था। एक ऐसा शस्त्र शिल्पी जो हीरा श्रेणी के शस्त्र बना सके, वह निश्चित रूप से साधारण स्तर का नहीं होता। केवल सामग्रियों की लागत ही नहीं, बल्कि निर्माण शुल्क भी इतना होता है जिसे एक सामान्य योद्धा कभी वहन नहीं कर सकता। सारे पुरस्कारों को व्यवस्थित करने के बाद रुद्रांश के विशेषता फलक एट्रीब्यूट पैनल में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आए। रुद्रांश का अद्यतन विशेषता फलक। नाम रुद्रांश। पेशा पशु स्वामी बीस्ट मास्टर। स्तर 4-0। 4 आयामी विशेषताएं। शक्ति स्ट्रेंथ 9900। कालिक फजीक 9900। बुद्धि इंटेलिजेंस 9900। चपलता अजिलिटी 9900। बिना किसी उपकरण या बोनस के। प्रतिभाएं टैलेंट्स। मृगेंद्र कृपा 10,000 बीस्ट्स फेवर एसएसएस। रक्तवंश जागरण ब्लडलाइन अवेकनिंग डिवाइन। विशेषता निष्कर्षण कैरेक्टरिस्टिक एक्सट्रैक्शन डिवाइन। कौशल स्किल्स। पशु वश कला एस पशु नियंत्रण आरोग्य तकनीक बी रक्तवंश पहचान तकनीक डिवाइन अनुबंध संबंध बी। रुद्रांश की मूल विशेषताएं 4000 थीं। नव्या की 50,000 शक्ति का 10% उसे रक्तवंश विलय से मिला, जिससे वह 9000 हो गई। फिर औषधि के प्रभाव से 10% की वृद्धि हुई, जिससे कुल 9900 अंक हो गए। उपकरणों के बोनस जुड़ने पर यह संख्या 10,000 के पार जा चुकी थी। क्या कोई विश्वास कर सकता है कि यह स्तर 40 के एक पशु स्वामी का फलक है? उसकी आधारभूत विशेषताएं ही 9900 तक पहुंच चुकी थीं। कवच और शस्त्रों के साथ ये सीधे 10,000 के आंकड़े को पार कर गया। बिना किसी देरी के रुद्रांश ने वज्र खड्ग उठाया और विला के साथ जुड़े निजी प्रशिक्षण मैदान की ओर बढ़ गया। उसने 3 स्वचालित लक्ष्य रोबोट तैयार किए। झनक। उसने धीरे से म्यान से खड्ग निकाला। वह पतला और मुड़ा हुआ खड्ग सफेद बिजली की चमक के साथ बाहर निकला। तुरंत उसने एक कदम आगे बढ़ाया, बिजली की गति से रोबोटों की ओर झपटा, मूठ को मजबूती से पकड़ा और एक क्षैतिज प्रहार किया। चीर। ऐसा लगा जैसे रात के आकाश को चीरते हुए बिजली की 2 लहरें निकली हों। तीनों रोबोट एक भयानक धमाके के साथ फट गए, उनके टुकड़े टुकड़े होकर पूरे मैदान में बिखर गए। बेहतरीन खड्ग। रुद्रांश के मुंह से अनायास ही प्रशंसा निकल गई। ये ध्यान देने योग्य था कि उसने उन रोबोटों की रक्षा क्षमता को उच्चतम स्तर 50 पर सेट किया था। इसके बावजूद वज्र खड्ग के एक ही वार ने उन्हें नष्ट कर दिया। बेशक इसका कारण रुद्रांश का युद्ध की स्थिति में प्रवेश करना भी था, जिससे उसके कई निष्क्रिय बफ सक्रिय हो गए थे। परीक्षण समाप्त कर रुद्रांश ने खड्ग वापस म्यान में रखा और वह उसके हाथ से अदृश्य हो गया। इन पुरस्कारों के साथ रुद्रांश की व्यक्तिगत शक्ति में भारी उछाल आया था। ये वास्तव में बहुत संतोषजनक था। हालांकि रुद्रांश को अपने युद्ध कौशल पर पूरा भरोसा था, लेकिन उच्च विशेषताओं और उन्नत कौशलों का समर्थन युद्ध को अधिक स्थिर बना देता था। यदि रुद्रांश अब फिर से उस पाताल नाग के सामने जाए तो उसे नव्या की भी आवश्यकता नहीं होगी, वह अपने दम पर उसे धूल चटा सकता है। इंद्रप्रस्थ का भविष्य और विश्व की स्थिति। आगामी विश्वविद्यालय जीवन को लेकर रुद्रांश उत्साह से भरा था। एक शीर्ष अकादमी में प्रवेश का अर्थ था कि और भी तीव्र प्रतिस्पर्धा शुरू होने वाली थी। इंद्रप्रस्थ युद्ध विश्वविद्यालय देश का गौरव था, जहां हर साल देश के सर्वश्रेष्ठ 100 मेधावी और महाविद्वान आवेदन करते थे। इतने सारे प्रतिभाशाली युवाओं के एकत्र होने से वहां के नए छात्रों की गुणवत्ता अद्भुत होने वाली थी। रुद्रांश का सामना अब केवल साधारण छात्रों से नहीं, बल्कि विभिन्न प्रांतों के विजेताओं से होने वाला था। और हाँ, वहां विभिन्न प्रजातीय साम्राज्यों से आए विनिमय छात्र भी होंगे। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था, विश्व में मची इस उथल पुथल ने वास्तविकता और खेल को मिला दिया था। मानव अब इस ग्रह के एकमात्र स्वामी नहीं रह गए थे। वानर जाति, बीस्टमैन, गंधर्व जाति, एल्फ, वामन जाति, ड्वार्फ, दानव जाति, जायंट, प्रक, पिशाच, ब्लड क्लैन आदि ये जादुई प्रजातियां जो कभी केवल कहानियों में थीं, अब इस दुनिया का हिस्सा थीं। और इससे भी बड़ी बात यह थी कि वे मनुष्यों पर भारी पड़ रहे थे। वानर जाति जन्मजात दिव्य शक्ति के स्वामी, गंधर्व जाति प्राकृतिक जादुई प्रतिभा, वामन जाति
विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिल्पकार। उनकी शक्ति वानर जाति को टक्कर दे सकती थी। इन प्रजातियों के पास मानव योद्धाओं की तुलना में जन्मजात लाभ थे। हाल के वर्षों में संसाधनों की प्रतिस्पर्धा में मानव अक्सर पीछे रह जाते थे। हर साल ये अन्य प्रजातियां अध्ययन और विनिमय के बहाने अपने सर्वश्रेष्ठ युवाओं को इंद्रप्रस्थ जैसे विश्वविद्यालयों में भेजती थी ताकि वे मानव प्रतिभाओं की परीक्षा ले सकें और उन्हें नीचा दिखा सकें। निश्चित रूप से रुद्रांश का इंतजार कर रही थी एक के बाद एक भीषण मुठभेड़। नव्या की चिंता और नया अनुबंध। रुद्रांश ने धीरे से बुदबुदाया, द्वितीय परिवर्तन सेकंड टर्न के बाद अब समय आ गया है कि मैं एक दूसरे पशु का अनुबंध करूं। जी। जैसे ही रुद्रांश के शब्द पूरे हुए, उसकी गोद में बैठी नव्या ने गीली आंखों से उसकी ओर देखा। वह मानो पूछ रही थी, क्या स्वामी अब नव्या को नहीं चाहते? मैं तुम्हें कैसे नहीं चाहूंगा? रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए नव्या के सिर को सहलाया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक छोटा भाई या बहन ढूंढने जा रहा हूं। तुम अक्सर अकेले खेलते हुए बोर हो जाती हो। जब तुम्हारे साथ कोई खेलने वाला होगा तो तुम और भी खुश रहोगी। नव्या ने अपना सिर तिरछा किया और रुद्रांश की ओर देखा, मानो पूछ रही हो, सच में? सच में। रुद्रांश की मुस्कान और दुलार ने अंततः नव्या को आश्वस्त किया। वास्तव में हर पालतू जीव इंसानों जैसा ही होता है। उनके अपने विचार और भावनाएं होती हैं। हालांकि वे कभी कभी थोड़े नासमझ हो सकते हैं, लेकिन एक बार अनुबंध हो जाने पर वे अपने स्वामी के प्रति पूर्णतः समर्पित होते हैं। लेकिन कई पशु स्वामी इस वफादारी की कदर नहीं करते। वे अपने जीवों को केवल एक उपकरण टूल मानते हैं। यदि उनका पहला जीव युद्ध में घायल हो जाए या शक्ति में पीछे रह जाए तो वे उसे बेरहमी से छोड़ देते हैं या बेच देते हैं ताकि वे किसी नए शक्तिशाली जीव से अनुबंध कर सकें। पर रुद्रांश के साथ ऐसा कभी नहीं होने वाला था। उसके लिए नव्या उसकी साथी थी, उसकी ताकत का आधार थी। इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, प्रथम दिवस का आगमन। अगली सुबह रुद्रांश अपने विला से बाहर निकला। आज विश्वविद्यालय में नए छात्रों का औपचारिक स्वागत समारोह था। उसने अपनी सफ़ेद पोशाक पहनी थी और उसकी कलाई पर नव्या एक सूक्ष्म कंगन के रूप में लिपटी हुई थी। जैसे ही वह समारोह स्थल पर पहुंचा, चारों ओर सन्नाटा छा गया। नंदापुर के उस अहंकारी पशु स्वामी की कहानियां पहले ही पहुंच चुकी थीं। वहां मुख्य मंच पर शिक्षिका गागी खड़ी थीं। उनके बगल में एक लंबा गठीला युवक खड़ा था जिसकी पीठ पर एक विशाल कुल्हाड़ी थी। उसकी आंखों में रुद्रांश को देखते ही एक चुनौती की चमक उभरी। तो यही है वह? उस युवक ने गागी से पूछा। उसका स्वर भारी और गूंजने वाला था। हाँ विक्रम, गागी ने शांति से उत्तर दिया। रुद्रांश, यह विक्रम है, तुम्हारे वरिष्ठ छात्रों में से एक और यहाँ की अनुशासन समिति का अध्यक्ष। विक्रम रुद्रांश की ओर बढ़ा। उसकी हर चाल से एक भारी दबाव महसूस हो रहा था। सुना है तुमने बजरंग को धूल चटाई है, पर याद रखना रुद्रांश, यह इंद्रप्रस्थ है। यहाँ बजरंग जैसे लोग झाड़ू लगाते हैं। यदि तुम अपनी इस नागिन के दम पर यहाँ राज करना चाहते हो तो पहले मुझसे गुजरना होगा। रुद्रांश ने अपनी जगह से हिले बिना विक्रम की आंखों में देखा। मैंने यहाँ राज करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रवेश लिया है। लेकिन अगर आप मेरा रास्ता रोकेंगे तो मुझे साफ करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई भी नया छात्र वरिष्ठ छात्र और अनुशासन अध्यक्ष को ऐसी चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। तभी समारोह स्थल के द्वार पर एक और समूह दिखाई दिया। ये छात्र सामान्य मनुष्यों जैसे नहीं लग रहे थे। उनके कान नुकीले थे और उनकी त्वचा पर सुनहरे निशान थे। गंधर्व जाति के विनिमय छात्र आ गए। किसी ने चिल्लाया। उनका नेतृत्व एक अत्यंत सुंदर युवती कर रही थी जिसका नाम ईशानी था। उसने रुद्रांश की ओर देखा और एक रहस्यमयी मुस्कान दी। मानव जाति में भी कुछ रोचक लोग बचे हैं, विशेष रूप से वह जिसकी कलाई पर एक प्राचीन सत्ता सो रही है। ईशानी की नज़रें सीधे नव्या पर थीं। उसे नव्या की वास्तविकता का आभास हो गया था। रुद्रांश ने महसूस किया कि उसकी कलाई पर लिपटी नव्या थोड़ी फड़की। उसे भी गंधर्वों की जादुई ऊर्जा महसूस हो रही थी। युद्ध की बिसात बिछ चुकी थी। एक तरफ वरिष्ठ छात्रों का अहंकार था तो दूसरी तरफ अन्य प्रजातियों की चुनौती। और इन सब के बीच खड़ा था रुद्रांश, जिसके हाथ में अब वज्र खड्ग था और हृदय में अजेय बनने का संकल्प। स्वागत है इंद्रप्रस्थ में, गागी ने मुस्कुराते हुए कहा। समारोह शुरू किया जाए। क्या रुद्रांश और विक्रम के बीच पहली भिड़ंत यहीं होगी? ईशानी रुद्रांश के करीब क्यों आना चाहती है? और रुद्रांश अपने दूसरे पशु के रूप में किसे चुनेगा? अध्याय 70 इंद्रप्रस्थ युद्ध विश्वविद्यालय। एक नया सवेरा। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। आज सुबह तड़के विला के दरवाजे के बाहर काले रंग की लंबी पोशाक पहने शिक्षिका गागी पहले से ही अपनी काली जादुई कार खड़ी कर इंतजार कर रही थीं। उनकी वह काली पोशाक, लहराते काले बाल, अत्यंत सुंदर चेहरा और काले मोज़ों में लिपटी लंबी सुडौल टांगें इस दृश्य को और भी आकर्षक बना रही थीं। वह एक ही समय में शांत और प्रभावशाली दिख रही थीं। रुद्रांश, जिसने अपना सारा सामान पहले ही पैक करके अपनी जादुई इन्वेंटरी स्पेस में सुरक्षित रख लिया था,
हल्के सामान के साथ कार की पिछली सीट पर बैठ गया। कार शुरू हुई, लेकिन वह हवाई अड्डे की ओर नहीं जा रही थी। हम जो रास्ता अपनाएंगे वह सूर्यवंशम शहर डोंगयुन सिटी के अंतरिक्ष स्थानांतरण स्टेशन से होकर आकाशगंगा शहर टियनलिंग सिटी के स्टेशन तक जाएगा। केवल आकाशगंगा शहर में ही वह अति दूरगामी अंतरिक्ष स्थानांतरण व्यू स्पेस ट्रांसफर अरे है जो सीधे इंद्रप्रस्थ प्रांत प्रोविंस तक जाता है। गागी ने मधुर स्वर में कहा। रुद्रांश ने इस पर थोड़ा सिर हिलाया, उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। यहाँ कई वर्षों से रहने के कारण उसे इस योद्धा दुनिया की पृष्ठभूमि की गहरी समझ थी। खेल के विभिन्न साम्राज्य क्षेत्रों, निर्जन मानचित्रों और गुप्तधामों सीक्रेट रेल्म्स के वास्तविकता में समा जाने के कारण इस ग्रह का सतही क्षेत्रफल अनगिनत गुना बढ़ गया था। आर्यावर्त ड्रैगन कंट्री भी स्वाभाविक रूप से इससे प्रभावित हुआ था। इसका क्षेत्र भी असीम रूप से विस्तृत हो गया था, जिससे प्रमुख प्रांतों के बीच की दूरी अत्यंत विशाल हो गई थी। यदि यह विश्व के महाविनाश कैटेक्लिज्म से पहले का समय होता तो नंदापुर प्रांत से इंद्रप्रस्थ प्रांत तक विमान से केवल कुछ घंटे लगते, लेकिन महाविनाश के बाद इसमें कम से कम 3 महीने लगेंगे। इसके अलावा निर्जन क्षेत्रों में उड़ने वाले विशाल राक्षसों के अस्तित्व के कारण आकाश में कई नो फ्लाई जोन उड़ान निषिद्ध क्षेत्र बन गए हैं। इसके अतिरिक्त इस दुनिया में साधारण हवाई जहाज बहुत पहले ही चलन से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह अब जादुई हवाई जहाज़ों मैजिक एयरशिप्स और जादुई अंतरिक्ष यानों मैजिक स्पेसक्राफ्ट ने ले ली है, जिन्हें उच्च तकनीक के साथ संशोधित और उन्नत किया गया है। यहाँ तक कि युद्धपोत बैटलशिप्स भी अब जादुई ऊर्जा से संचालित होते हैं। केवल ये वाहन, जो अपनी स्वयं की रक्षात्मक गोलाबारी प्रणालियों से लैस होते हैं, राक्षसों से भरे आसमान में स्वतंत्र रूप से उड़ सकते हैं। वर्तमान में हवाई अड्डों पर जादुई हवाई जहाज और अंतरिक्ष यान आमतौर पर केवल कम दूरी की यात्रा सेवाएं प्रदान करते हैं। केवल अंतरिक्ष स्थानांतरण स्टेशन ही लंबी दूरी की सेवाएं प्रदान करते हैं। जादुई अंतरिक्ष स्थानांतरण व्यूह न केवल अत्यंत सुविधाजनक हैं, बल्कि वे बिजली की गति से यात्रा कराते हैं। सूर्यवंशम शहर से इंद्रप्रस्थ प्रांत की यात्रा में केवल 1 घंटा लगता है, और उस 1 घंटे में से भी 40 मिनट लाइन में प्रतीक्षा करने में व्यतीत होते हैं। स्थानांतरण स्टेशन और दैवीय खंडहर का खतरा। जब रुद्रांश और गागी सूर्यवंशम शहर के अंतरिक्ष स्थानांतरण स्टेशन पहुंचे तो उनकी आंखों के सामने सैन्य वर्दी पहने स्थानांतरण सैनिक ट्रांसफर सोल्जर्स दिखाई दिए। अंतरिक्ष स्थानांतरण स्टेशन अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान हैं। सामान्य दिनों में वे प्रमुख शहरों के बीच परिवहन संभालते हैं, लेकिन यदि कोई विशेष स्थिति उत्पन्न होती है, जैसे कि अचानक किसी दैवीय खंडहर दरार डिवाइन रूइन रिफ्ट का अवतरण, तो ये स्टेशन सुदृढ़ीकरण और रसद लॉजिस्टिक्स के लिए रणनीतिक धमनियां बन जाते हैं। दैवीय खंडहर दरार की बात करें तो ये एक प्रकार की अत्यंत भयानक प्राकृतिक आपदा हैं। इनके प्रकट होने का समय और स्थान पूरी तरह से अनिश्चित होता है। कभी कभी ये निर्जन जंगलों में दिखाई देती हैं, और कभी कभी उन किलाबंद शहरों के बीचों बीच जहां विभिन्न जातियां निवास करती हैं। जंगलों में इनका प्रकट होना फिर भी ठीक है, लेकिन एक बार जब वे अचानक किसी शहर में दिखाई देती हैं तो यह वहां के निवासियों के लिए निस्संदेह एक विनाशकारी आपदा होती है। आप आकाश को चीरती हुई एक विशाल दरार देखेंगे, जो किसी डरावने कनखजूरे की तरह दिखाई देती है। फिर उस दरार के भीतर से अविश्वसनीय रूप से क्रूर, घृणित और कुरूप राक्षस एक एक करके नीचे कूदते हैं। वे राक्षस काल बन जाते हैं, जो किसी भी जीवित प्राण की बेरहमी से कटाई करते हैं और मांस लहू का जी भरकर भक्षण करते हैं। दैवीय खंडहर दरार का सबसे हालिया प्रकोप 4 साल पहले देखा गया था। वह स्थान वानर राज दरबार बीस्टमैन रॉयल कोर्ट की सीमा पर स्थित एक शहर रतम था। केवल 2 घंटों में करोड़ों ऑर्क्स का वह समृद्ध सीमावर्ती शहर उन राक्षसों के पैरों तले पूरी तरह कुचलकर मिटा दिया गया था। एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा। बाद में वानर राज दरबार के एक स्तर 150 के महासेनापति ने स्तर 100 के चतुष्परिवर्तित 4 टर्न्ड विशिष्ट सैन्य दल का नेतृत्व किया और दर्जनों स्तर 100 के चतुष्पेशा महाजादूगरों गॉड मेजेस के साथ मिलकर उन राक्षसों को घेरा और अंततः उस दरार को सील कर दिया। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी शहर में ऐसी दरार प्रकट हुई, वहां निर्दोषों के रक्त की नदियां बही हैं। आर्यावर्त ने भी स्वाभाविक रूप से इस तरह का कड़ा सबक सीखा है। इसलिए देश की राष्ट्रीय शक्ति ने सभी विरोधों को दरकिनार कर बिना कोई कसर छोड़े बुनियादी ढांचे का विकास किया, जिसके परिणामस्वरूप आज आर्यावर्त के सभी शहरों और कस्बों में अंतरिक्ष स्थानांतरण स्टेशन फैले हुए हैं। यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अधिकांश लोग एक छोटा जादुई व्यू बनाते हैं ताकि आपदा आने पर ग्रामीण समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंच सकें। दैवीय खंडहर दरार के बारे में रुद्रांश और अधिक समझना चाहता था, लेकिन अभी उसका स्तर इतना ऊंचा नहीं था। वह केवल इंटरनेट पर उपलब्ध कुछ जानकारियों के माध्यम से ही इसके बारे में जान सका था। ऐसा लगता है कि दुनिया भर के सभी देश निश्चित रूप से इन दरारों पर शोध कर रहे हैं और उन्होंने प्रभावशाली परिणाम भी हासिल किए हैं। बस रुद्रांश अभी एक छोटा खिलाड़ी है और उसके पास अभी इस स्तर के रहस्यों में शामिल होने की योग्यता नहीं है।
स्थानांतरण की प्रक्रिया। वर्तमान में अपने पास प्राप्त करने के बाद रुद्रांश और गागी स्थानांतरण प्रतीक्षा कक्ष वेटिंग हॉल में पहुंचे। उन्होंने देखा कि पूरे परिसर का फर्श दिव्य स्फटिक पत्थरों प्रोफाउंड क्रिस्टल स्टोन से बना था, जिन पर रहस्यमयी जादुई नक्काशी और पैटर्न स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। दिव्य स्फटिक पत्थर एक ए श्रेणी की सामग्री है जिसमें उत्कृष्ट जादुई चालकता होती है। यह एक साथ दो अलग अलग जादुई पैटर्नों को धारण करने में सक्षम है और इतना कठोर है कि अंतरिक्ष स्थानांतरण स्टेशनों के निर्माण के लिए इसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यात्री 88, 89, 90, 91 और 92 कृपया अंतरिक्ष स्थानांतरण व्यू A12 पर पहुंचें। व्यू सक्रिय होने वाला है। रुद्रांश और गागी 3 अन्य यात्रियों के साथ निर्धारित स्थान पर जाकर खड़े हो गए। भिन्न बाज। उस क्षण उन पांचों के पैरों के नीचे बने जादुई पैटर्नों में अत्यंत रहस्यमयी अंतरिक्षीय हलचल पैदा हुई और पूरे व्यू से एक साथ अत्यंत चकाचौंध भरी जादुई रोशनी निकली। पहली बार अंतरिक्ष स्थानांतरण व्यू की सवारी करने से थोड़ी बेचैनी हो सकती है, इसलिए खुद को तैयार रखो, गागी ने धीरे से फुसफुसाते हुए याद दिलाया। शू वुश। अगले ही पल वे पांचों लोग अपने मूल स्थान से गायब हो गए, जैसे वे वहां कभी थे ही नहीं। इंद्रप्रस्थ। योद्धाओं की महानगरी। इंद्रप्रस्थ प्रांत प्रांतीय राजधानी। इंद्रप्रस्थ शहर सिटी। विश्व के महाविनाश से पहले यह आर्यावर्त की प्राचीन राजधानी थी और एक महानगरपालिका थी। लेकिन महाविनाश के बाद इस शहर के आसपास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव और विस्तार हुआ। इस प्रकार इसका नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ रख दिया गया और पुराने नाम को प्रांत के नाम के रूप में उपयोग किया गया। विश्व स्तर पर प्रसिद्ध इंद्रप्रस्थ युद्ध विश्वविद्यालय अकेडमी इसी शहर के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। इसके उत्तर में सहस्त्र पशु पर्वतमाला मिरियड बीस्ट्स माउंटेन रेंज और पूर्व में हरित मैदान वर्डन प्लेन है। दक्षिण में एक अत्यंत प्रसिद्ध विशाल भूमिगत गुप्त धाम स्थित है। पूरी अकादमी पहाड़ों और नदियों से घिरी हुई है, जहाँ का दृश्य अतीव सुंदर है। कल्पना के रंगों से भरी इमारतें मछली के शल्क की तरह व्यवस्थित हैं, जो विश्वविद्यालय की खुली और समावेशी भावना को प्रदर्शित करती हैं। बाहर देखने पर वहां आर्यावर्त की अनूठी प्राचीन शैली की सुंदर छोटी इमारतें, पश्चिमी जादुई आभा से भरे भव्य महल और जादुई तकनीकी समझ से भरपूर ऊंची इमारतें दिखाई देती हैं। ये भला कोई अकादमी कैसे हो सकती है? ये तो बस एक अविश्वसनीय रूप से समृद्ध कल्पनाओं का शहर फैंटेसी सिटी है। रुद्रांश, जिसने अभी अभी स्थानांतरण महल से बाहर कदम रखा था, अपने सामने अकादमी के दृश्यों की सुंदर पेंटिंग जैसी छवि को देखकर भावुक हो गया। क्या यही है एक शीर्ष स्तरीय अकादमी? इसने वास्तव में विश्वविद्यालय के प्रति रुद्रांश की धारणा को पूरी तरह बदल दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि अनगिनत छात्र यहां आने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। इंद्रप्रस्थ का भव्य स्वागत और नई चुनौतियां। जैसे ही वे मुख्य द्वार की ओर बढ़े, रुद्रांश ने देखा कि हवा में ऊर्जा का घनत्व उसके पुराने शहर की तुलना में कई गुना अधिक था। गागी ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ की हवा में भी जादू है रुद्रांश। ये स्थान योद्धाओं को तेजी से विकसित होने में मदद करता है। तभी सामने से छात्रों का एक समूह आता दिखा। वे सभी समान वर्दी में थे, लेकिन उनकी चाल और आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास था। शिक्षिका गागी, आप वापस आ गईं। एक ऊंचे कद के युवक ने आगे बढ़कर अभिवादन किया। उसकी पीठ पर एक विशाल तलवार टंगी थी। और क्या यही वह नंदापुर का बाग है जिसके बारे में हमने सुना है? गागी ने सिर हिलाया। हाँ विक्रम, ये रुद्रांश है। रुद्रांश, यह विक्रम है, द्वितीय वर्ष का छात्र और अग्निवंश अग्नि क्लैन का सदस्य। विक्रम ने रुद्रांश की ओर हाथ बढ़ाया। सुना है तुमने बजरंग को बहुत बुरी तरह हराया। यहाँ इंद्रप्रस्थ में हम बजरंग जैसों को केवल अभ्यास का पुतला मानते हैं। असली चुनौती अब शुरू होगी। रुद्रांश ने मजबूती से हाथ मिलाया। मैं चुनौतियों के लिए ही यहाँ आया हूँ विक्रम। जैसे ही वे आगे बढ़े, रुद्रांश ने अपनी कलाई पर लिपटी नव्या लिटिल किंग को महसूस किया। वह अभी भी अपनी सुप्त अवस्था हाइबरनेशन में थी, लेकिन यहाँ की सघन ऊर्जा को पाकर उसका कोकून हल्का सा चमकने लगा था। गागी उन्हें एक ऊंची इमारत की ओर ले गईं, जो नए छात्रों के पंजीकरण के लिए थी। वहां दुनिया भर से आए छात्र मौजूद थे। रुद्रांश ने देखा कि केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि कुछ गंधर्व, एल्व्स और वानर जाति बीस्टमैन के छात्र भी वहां विनिमय छात्र एक्सचेंज स्टूडेंट्स के रूप में घूम रहे थे। एक गंधर्व छात्रा, जिसकी आंखें पन्ने जैसी हरी थीं, रुद्रांश के पास से गुजरी। उसने एक पल के लिए रुककर रुद्रांश की कलाई की ओर देखा और फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। वो कौन थी? रुद्रांश ने पूछा। वह ईशानी है, गंधर्व साम्राज्य की राजकुमारी और एक उच्च स्तरीय जादूगरनी, गागी ने धीमी आवाज में बताया। सावधान रहना, गंधर्वों की इंद्रियां बहुत तेज होती हैं। उसे शायद तुम्हारी नव्या की शक्ति का आभास हो गया है। पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद रुद्रांश को उसके विला की चाबियां दी गईं। यह विला विश्वविद्यालय के सबसे वीआईपी क्षेत्र में था, जो केवल एस श्रेणी के छात्रों के लिए आरक्षित था। अकेलापन और संकल्प। रात हो चुकी थी।
रुद्रांश अपने नए विला की बालकनी में खड़ा था। सामने इंद्रप्रस्थ शहर की रोशनी जगमगा रही थी। ये स्थान सूर्यवंशम से बहुत अलग था। यहाँ हर मोड़ पर खतरा था, लेकिन हर मोड़ पर महान बनने का अवसर भी था। उसने नव्या को बाहर निकाला और मेज पर रखा। कोकून की रोशनी अब पहले से अधिक गहरी नीली हो गई थी। नव्या, हम पहुंच गए, रुद्रांश ने धीरे से कहा। जब तुम जागोगी तो ये दुनिया हमारे कदमों में होगी। तभी उसके जादुई संचार उपकरण मैजिक कम्युनिकेशन डिवाइस पर एक संदेश आया। यह आन्या का था। भैया, मैं नंदापुर पहुंच गई हूँ। गुरु माँ किरण मेरा बहुत ख्याल रख रही हैं। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना और खूब शक्तिशाली बनना। मैं आपका इंतजार करूंगी। रुद्रांश के चेहरे पर एक कोमल मुस्कान आ गई। अपनी बहन का संदेश पाकर उसका मन शांत हो गया। उसे पता था कि आन्या सुरक्षित है और अब वह अपना पूरा ध्यान केवल प्रशिक्षण पर लगा सकता है। तभी विला के मुख्य द्वार पर एक जोरदार दस्तक हुई। रुद्रांश ने भौहें सिकुड़ी। इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने अपना वज्र खड्ग थंडर ब्लेड तैयार रखा और दरवाज़ा खोला। सामने 3 छात्र खड़े थे। उनके कपड़ों पर वृषभ बुल का चिन्ह बना था। बीच में खड़ा छात्र काफी भारी भरकम था और उसके चेहरे पर एक भद्दा निशान था। तो तू ही है वो नया छोरा, रुद्रांश? उसने कर्कश आवाज में पूछा। मेरा नाम भैरव है। इस विंग का नियम है कि जो भी नया आता है उसे प्रवेश कर एंट्री टैक्स देना पड़ता है। अपनी वो चमकती तलवार और आधी स्वर्ण मुद्राएं हमारे हवाले कर दे, वरना यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। रुद्रांश की आंखों में एक ठंडी चमक उभरी। मैंने सुना था इंद्रप्रस्थ वीरों की जगह है, पर यहाँ तो गलियों के गुंडे भरे पड़े हैं। भैरव हंसा। वीरता बाद में दिखाना, पहले जान बचाना सीख। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और रुद्रांश का कॉलर पकड़ने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ रुद्रांश को छू पाता, एक कड़कड़ाती बिजली की आवाज हुई। रुद्रांश ने वज्र खड्ग की म्यान से हल्का सा प्रहार किया। कड़क। भैरव का हाथ सुन्न हो गया और वह पीछे जा गिरा। उसके साथी दंग रह गए। अगली बार हाथ उठाने से पहले सोच लेना, रुद्रांश ने शांति से कहा। मैं यहाँ कर टैक्स देने नहीं, बल्कि अपना साम्राज्य बनाने आया हूँ। भैरव ने गुस्से में अपनी कुल्हाड़ी निकाली, लेकिन तभी अंधेरे में से एक आवाज आई। बस करो भैरव। एक पतली और राजसी आकृति साए से बाहर निकली। ये वही गंधर्व राजकुमारी ईशानी थी। राजकुमारी, भैरव ने हकलाते हुए कहा। ये छात्र मेरी सुरक्षा में है, ईशानी ने ठंडे स्वर में कहा। यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारी शिकायत अनुशासन समिति से करूं। भैरव और उसके साथी बड़बड़ाते हुए वहां से भाग निकले। ईशानी रुद्रांश की ओर मुड़ी। तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं थी, है ना? उसने पूछा। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। नहीं, रुद्रांश ने खड्ग को वापस रख लिया। पर हस्तक्षेप के लिए धन्यवाद। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ईशानी मुस्कुराए। मैं तुम्हें चेतावनी देने आई थी। इंद्रप्रस्थ केवल एक विश्वविद्यालय नहीं है, यह एक रणभूमि है। यहाँ के वंश क्लैंस तुम्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे और जो नहीं मानेंगे उन्हें कुचल दिया जाएगा। उसने रुद्रांश की कलाई की ओर इशारा किया। तुम्हारी वो मित्र, वह साधारण नागिन नहीं है। जब वह जागेगी तो पूरा आर्यावर्त कांप उठेगा। अपना ख्याल रखना, रुद्रांश। ईशानी हवा में गायब हो गई, जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। रुद्रांश अकेला खड़ा रह गया। उसे समझ आ गया था कि इंद्रप्रस्थ में उसका जीवन पहले से कहीं अधिक रोमांचक और खतरनाक होने वाला है। अगले दिन की तैयारी। अगली सुबह रुद्रांश जल्दी उठा। उसने अपने नए कौशलों का अभ्यास किया। रक्तवंश विलय के कारण उसकी शक्ति अब पहले से कहीं अधिक स्थिर महसूस हो रही थी। तभी गागी का संदेश आया। रुद्रांश, आज रूकी टूर्नामेंट की घोषणा होने वाली है। सभी नए छात्रों को युद्ध मैदान में उपस्थित होना है। ये तुम्हारी प्रतिभा दिखाने का पहला बड़ा अवसर होगा। रुद्रांश ने अपना कवच पहना, वज्र खड्ग को अपनी पीठ पर बांधा और विला से बाहर निकला। आसमान में इंद्रप्रस्थ के जादुई गुब्बारे उड़ रहे थे और चारों ओर उत्साह का माहौल था। रुद्रांश युद्ध मैदान की ओर बढ़ रहा था, जहां हजारों की भीड़ जमा थी। मंच पर प्रधानाचार्य और अन्य दिग्गज बैठे थे। गागी ने रुद्रांश को देखते ही उसे एक विशेष ब्लॉक की ओर इशारा किया जहां सभी शीर्ष 100 छात्र बैठे थे। वहां उसकी नज़र फिर से विक्रम और भैरव पर पड़ी। विक्रम ने उसे देखकर एक औपचारिक सिर हिलाया, जबकि भैरव अभी भी उसे नफरत से देख रहा था। ध्यान दें, एक गूंजती हुई आवाज पूरे मैदान में फैल गई। इंद्रप्रस्थ के नए वीरों, आज से रूकी टूर्नामेंट शुरू होता है। विजेता को न केवल स्वर्ण और संसाधन मिलेंगे, बल्कि उसे इंद्रप्रस्थ रत्न की उपाधि भी दी जाएगी। रुद्रांश के होठों पर एक चुनौती भरी मुस्कान आई। उसने महसूस किया कि उसकी कलाई पर कोकून अब दरकने लगा था। नव्या जागने वाली थी। चलो नव्या, रुद्रांश ने मन ही मन कहा। दुनिया को दिखाते हैं कि असली शक्ति क्या होती है। क्या नव्या का नया रूप सभी को चौंका देगा? रूकी टूर्नामेंट में रुद्रांश का पहला प्रतिद्वंद्वी कौन होगा? और क्या वह ईशानी के रहस्यमयी इरादों को समझ पाएगा?